Some will be हम अलग से क्लिक करते हैं, तो जब वैसे लोग मिल जाते हैं तो फिर इट्स रियली बेनिफिशियल. तुम खुद को ढंग से अनकवर कर पाते हो और वो भी तुम्हें खुद को कर पाते हैं. विच इज वॉट आई फील लाइक बेंगलोर में मेरा सीन है. तू भी माइक ऑन कर ले. ये ऑन नहीं है क्या? चेक ऑन है ना? आई थिंक सो. ऊपर है ये. हाँ ऊपर है ना बस. हाँ ऑन मतलब ऊपर, हमें इतना ही पता है. ठीक है. वन स्टेप एट अ टाइम. हाँ ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. ओके. कौन है वुल्फ क्राइमैन? हु इज वुल्फ क्राइमैन? मैं थंबनेल लिखूंगा इस वीडियो का. हाँ. तो मैं क्या लिखूं डिस्क्रिप्शन में, क्या लिखूं? तो अगर सिंपल ऐसे बॉक्सेस में डाल देना है तो मैं हूँ एक म्यूजिशियन और कमेडियन, और मेरा म्यूज़िक वेरी हैवीली रैप इन्फ्यूज्ड होता है. इज़ व्हाट आई कैन से. ये मैं हूँ. उसके अलावा मेरा नाम है हर्षित वाधवानी. मेरा कद 5 फीट 8 इंच है और वेइंग इन एट अराउंड 160 पाउंड्स. गोत्र कश्यप. कश्यप. यस. अच्छा, इसीलिए जॉब छोड़ रखी है. नहीं, वैसे मैं हूँ सिंधी. हाँ. यस. अच्छा, वाधवानी. यस. ये सिंधी स्टिग्मा क्या है इंडिया में? मेरे को याद है हमारे स्कूल में एक दोस्त था, सिंधी था, उसके सब मजे लेते थे कि बहुत चिंदी है. हाँ, आई हैव नो फकिंग आइडिया. इट्स सिमिलर टू. नहीं, मेरे को नहीं बोलना चाहिए वो जो मैं बोलने वाला था. What were you about to say? नहीं, मैं एक ऑस्ट्रेसाइज्ड ग्रुप का नाम लेके बोलने वाला था. हमारी स्टोरी भी कुछ वैसी है, बट इट्स जस्ट. हाँ, मतलब सिंधीज वर कंसिडर्ड श्रूड बिजनेसमैन, जिसने आके जहाँ भी वो गए दूसरे लोगों से बिजनेस हथिया लिया. दे वर जस्ट बेटर एट बिजनेस सपोजिडली, तो दे आर काइंड ऑफ हेटेड. और फिर देयर इज ऑल्सो ऐसे उनको ऐसे थोड़ा बेशर्म किस्म का माना जाता है, जिसमें मैं 2 नीश इंटरनेट माइक्रो सेलिब्रिटी जानता हूँ. एक मैं और एक पुनीत सुपरस्टार. ये दोनों सिंधी हैं. सुपरस्टार सिंधी है. या आई मीन पुनीत सुपरस्टार इज एन एक्चुअल स्टार. वैसे मैं तो बिल्कुल मेरे को कौन ही जानता है, बट या सिंधीज. बेशर्मी हमारा ब्रांड है. वन मोर थिंग यू एंड पुनीत स्टार हैव इन कॉमन, व्हिच इज सुपरस्टार. या बेशर्मी. या One step closer to being brothers. यस. वो भी एक बहुत ही विचित्र इंटरनेट का बंदा है भाई. हाँ, बट Wacky energy he carries for some reason. पर आई तो respect him a lot. Why? He's क्या? really smart. Yeah, because he's actually smart. That's the thing. In his own way, मतलब He's basically putting on a show. कि like he knows हाँ, क्या चल रहा है. yeah. ऐसा लगता है कि this is a madman, but that madman is aware. The madness is, there is a method to it, even though it may look like कि नहीं है, but there is. वही कॉमेडियन वाला ही लॉजिक. Yeah. प्रोसेस डाल रखा है पीछे. Yes. So when you say like comedian wala logic, what do you mean by that? As in, comedians are on the surface they can be considered almost mad like people, right? Like कौन. And some of them really are. Like they are mad. But that's the thing with like artists. Why are they often considered as like madmen? Like I don't get it. Because why does that tag always come along? Because to do art is an impractical thing to do. In like it is the impractical side of humanity that humanity can't get rid of, right? कि हमें ज़रूरत है आर्ट की, that's why it persists. But then this notion also persists कि artist है तू तो भूखा मरेगा. And that's not just India. मतलब even in rich countries a lot of artists are looked at like कि artist है. Yeah. Homeless artist. Yeah. The image of the बर्बाद होता हुआ artist is there all around the world, क्योंकि somehow it's just थोड़ी सी आर्ट भी I guess mass consume हो जाती है, तो इसलिए ज़्यादा artist की perhaps ज़रूरत भी नहीं होती है. Plus मैंने ये भी सीन देखा है कि like जब एक आर्टिस्ट थोड़ा सा भी ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है, हाँ, तो फॉर सम रीज़न वो उतना अच्छा नहीं लगता. लाइक आई
as an audience, I get fascinated by Barbad artists because there is a backstory attached to it. There is that, you know, grain of sadness to it. Sadness plus एक as an audience मुझे लग रहा है ये मेरा बंदा है. I know this person. ये तो अपना ही है. Exactly. But जैसे ही उसका second album फट जाता है, for some reason I feel detached. अब नहीं चाहिए. अब तू UPI से transactions कर रहा है. अब मेरा नहीं है. अब मजा नहीं आया. I feel like क्योंकि उसके बाद उनको थोड़ी ड्रीम लाइफ टाइप जीने मिल जाती है ना, like that is literally है कि you know जो मन में आए वो कर रहे हैं and people are giving you lots of love and money for it, that makes extreme opposite of whatever sense is. You know, like sense तो यही बोलता है कि जो दुनिया में चलता है वो करते जाओ और उससे तुम्हें you know क्या कहते हैं सक्सेस मिलती है कि हाँ मेहनत कर लेनी होती है, स्मार्ट होना होता है और you know IIT जाओ बेटा. There is, it makes sense to say that because it fucking works, you know. पर आर्ट एकदम उस चीज़ का उल्टा है. तो आर्टिस्ट लोग को पहले तो ये होता है कि जब तक वो स्टार नहीं बने होते हैं, their whole life is just walking through a storm of shit, just नहीं मेरे को please बना नहीं पढ़ मैथ्स पढ़ मैथ्स, oh sorry, just you know that's their whole life till because the world is like मत करो, right? And उसके face में they are like नहीं मैं तो ये करूँगा. Like I remember मैं IIT की कोचिंग में बैठ के बच्चे पढ़ रहे हैं मैथ्स के क्वेश्चन and I am like कि चलो रैप लिखा जाए. Which was, you immediately are labeled a weirdo. Exactly. And then if it pays off, जिसके chances बहुत कम होते हैं, if it pays off, suddenly just people are like, hey man, do you want some drugs and sex for no reason? You know, so all day. Not that I am that, but it happens to, मतलब, you know, artists. कुछ दोस्तों के साथ हुआ है. कुछ दोस्तों के साथ तो हुआ है, yeah. फनी तूने वो बताया कि तू कोचिंग में है और रैप लिख रहा है, क्योंकि मैं भी उसी कोचिंग में था और हम सेम बैच में थे. एंड आई रिमेम्बर कि तब वुल्फ क्राइमैन नाम तो नहीं था तब, आई थिंक वुल्फ ही था, कुछ सब डेरिवेटिव ऑफ वुल्फ. एंड टेबल वेबल पे चढ़ा हुआ है और 4-5 छपरी बच्चे बैठे हुए हैं और तब क्राइमैन कोई तो अपना रैप कर रहा है. आई हैव नो आइडिया कौन सा गाना था वो, या फिर वो गाना भी था, बस एक वर्स था, बस वर्स होता था ऐसे रैंडम वर्स. पहले एक बार कभी एक दोस्त को बोला कि हाँ मैं रैप करता हूँ, बोला अच्छा ब्रेक में सुनाना, और ऐसे 2 लॉन्डो ने खड़े होके सुना एंड दे वर लाइक मस्त करता है. एंड फॉर सम रीजन उसमें एक जुड़वा वो था, भाई 2 भाई थे तो जुड़वा फॉर सम रीजन. और आइडेंटिकल यस और उनके नाम भी ऐसे थे एकदम ऐसे आटू और झाटू, मतलब वैसे वाले, यू नो आयुष पीयूष वन ऑफ दोस वैसे टाइप. तो और वो लाइक बिल्कुल सेम दिख रहे हैं और थोड़े से अलग है एंड दैट इज बॉदरिंग यू. बहुत ही वियर्ड था भाई ऐसे जुड़वा से. मैं बहुत I envisioned them as like giants, 2 लंबे पतले बच्चे आइडेंटिकल. It's always either giants और इतने से. कोई ऐसा नहीं कि it's never मेहनत मजदूरी करने वाला 5 फुट 9 इंच का जुड़वे ब्रदर्स, वो कभी नहीं होता है. It's always some sort of freakishness associated जो उसको बढ़ा देते हैं freakishness को कि oh this large thing comes in a pair or this little thing comes in a pair. या फिर उसमें भी होगा तो फिर वो रघु राजीव निकलता है. You know what else comes? आटू और झाटू. Oh damn. तो वुल्फ क्राइमैन ये नाम कहाँ से है, इसका मतलब क्या है? तो ऐसा था कि वुल्फ वाला मेरे को नाम में कहीं वुल्फ रखना था क्योंकि लोन वुल्फ का आइडिया मेरे को हमेशा से बहुत पसंद था. बिकॉज एक तो इंट्रोवर्ट थे, तो इंट्रोवर्ट के पास मतलब आज भी हैं तो इंट्रोवर्ट के पास इतने लाइक देयर लाइक इट्स अ वेरी नाइस बैडएस ट्रोप दैट इज एसोसिएटेड विद इंट्रोवर्ट्स, दैट ऑफ द लोन वुल्फ. वो मेरे को हमेशा से पसंद था, पर तो वहाँ से वुल्फ से फैसिनेशन आया. बट मेरे को ये था कि सिर्फ वुल्फ नहीं बोलना है, दैट्स टू जेनेरिक, दैट्स नॉट, मैं नहीं हुआ वो. तो मैंने कई साल वेट किया ये रियलाइज़ करने के लिए कि मैं कौन हूँ. एंड देन आई रियलाइज्ड कि
मेरे को सीरियस बातों को अनसीरियसली ट्रीट करने का और अनसीरियस बातों को सीरियसली ट्रीट करने का अपनी राइटिंग में ये करने का बहुत शौक है, विच इज़ समवट सिमिलर टू वो बच्चा था ना जो बोलता था कि भेड़िया आया और फिर कोई भेड़िया नहीं होता था, और जब भेड़िया आता था तब इज लाइक व्हाटएवर। तो उसकी सीरियस बात वाज ट्रीटेड अनसीरियसली, अनसीरियस बात ट्रीटेड सीरियसली, और उस स्टोरी का नाम था द बॉय हु क्राइड वुल्फ। तो आई एम लाइक ओह दैट बॉय ग्रू अप टू बी अ मैन, वुल्फ क्राई मैन। Did you develop this name like बचपन में या फिर as? It came pretty late. Like I think I was around 23-24 when I finally decided कि this is the moniker. And I had been writing उससे 7-8 साल पहले से. That's a long probation period. Yeah, I gave myself a very long probation period. मैं 7 साल लूंगा अपना नाम चूज करने में और साथ में 10 एल्बम में निकाल दूंगा फिर एक। नहीं जैसे नाम डिसाइड हो गया। नहीं तो मेरा पहला मेजर रिलीज आया ही लाइक ऑलमोस्ट 10-11 साल रैप करने के बाद, उससे पहले कभी कुछ रिलीज ही नहीं किया था मैंने। तो अभी जब तेरा इंट्रो हुआ था, हाँ, तो तूने बताया कि ये है वुल्फ क्राई मैन। हाँ, तेरे को कितना टाइम लगा है डेफिनेशन पे आने पे कि अगर कोई मेरे से ऐसे पूछता है हाँ, तो मैं एक्चुअली ये चीज़ बता सकता हूँ, क्योंकि आई नो यू एंड यू आर अ जनरलिस्ट। हाँ, अगर वो ब्लैंकेट डेफिनेशन बोले तो, और मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ। और प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में जर्नलिस्ट की लाइफ जो है वो नेविगेट करना बहुत मुश्किल है। हाँ, कैसे जिए। हाँ, क्योंकि तुम्हें एक चीज़ से प्यार नहीं है, मल्टीपल चीज़ें करना चाहते हो। हाँ, प्लस एज भी एक फैक्टर होता है इंडिया में। हाँ, क्योंकि आई थिंक जर्नलिस्ट रहना हाँ, एक प्रिविलेज है इंडिया में, टोटली, स्पेशली इन इंडिया। हाँ, क्योंकि वक्त नहीं है तुम्हारे पास। लोगों को लगता है वो 20s में बहुत चिल होता है। बाहर के कॉमेडियंस भी बोलते हैं कि 20s इज ऑल अबाउट मेकिंग मिस्टेक्स। बट इंडिया में जर्नलिस्ट का क्या सीन है? तो जर्नलिस्ट वर्सेस बीइंग अ स्पेशलिस्ट, हाँ, क्या सीन है इस चीज़ का? आई फील मैं लकी हूँ क्योंकि आई जस्ट हैड द प्रिविलेज कि किसी एक चीज़ में फुली डाइव नहीं करते हुए मल्टीपल चीज़ों को साथ में चलाते हुए भी ठीक ठाक कर पा रहा था। थोड़ा टैलेंट था वो, और थोड़ा ये था कि आई हैड अ नाइस बैकग्राउंड कि ठीक है मेरे को तो कोचिंग जाने मिल रहा है जो हर बच्चा नहीं अफोर्ड कर सकता, तो मेरी पढ़ाई सॉर्टेड है। और तो मे बी मैं किसी कोचिंग ना जाते हुए बच्चे से कम एफर्ट मार के भी आगे पहुंच जाऊंगा। तो जहाँ वो कम एफर्ट मारना पड़ रहा है उसमें मैं साथ में अपना म्यूज़िक भी एक्सप्लोर कर रहा था। तो प्रिविलेज तो काम आता ही है, बट आई फील है कि अभी इंटरनेट के आने के बाद से एक जनरलिस्ट का नंबर बढ़ेगा दुनिया में, क्योंकि नाउ इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के बाद से थिंग्स आर नाउ ईजियर टू एग्जीक्यूट। तो तुम्हें आइडिया लेवल पे ज़्यादा खेलना होता है और एग्जीक्यूट करने में तुम्हें मदद मिल जाती है। कि जैसे अभी तुमको म्यूज़िक भी कंपोज करना है, बने बनाए सैम्पल्स मिल जाएंगे, 5000 सैम्पल्स हैं, उसमें से 10 ऐसे ढूंढो दैट गो वेरी नाइसली टुगेदर एंड यू हैव अ नाइस म्यूजिकल ट्रैक। जबकि पहले तुम्हें म्यूज़िक सीखना पड़ेगा, ये वो सब था। तो ये तो म्यूज़िक का एग्जांपल है, ऐसे हर चीज़ में ही थिंग्स हैव बीन मेड ईजियर। तो अब जनरलिस्ट होना आसान है बिकॉज यू हैव मोर टाइम टू बी प्रोडक्टिव। अभी ये नहीं ना कि मतलब ऐसे चाचा जी से मिलने जाना है तो पैदल के सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं है। पहले जाना होता था कि आज चाचा जी से मिलेंगे तो पैदल जाते थे लोग 3 किलोमीटर दूर, जिसमें 1 घंटा लगता था। नाउ यू गेट अ कैब, यू गेट देयर इन 10 minutes। जस्ट यू हैव मोर टाइम इन लाइफ, यू कैन डू मोर। वो है, बट इट डज अफेक्ट द स्टार्टिंग ऑफ योर करियर। जब तुम एस्टेब्लिश हो रहे होते हो लाइफ में, तो अगर तुम एक ही चीज़ पे ध्यान लगाते आए हो, तुम ज़्यादा जल्दी इनिशियली आगे निकलते ही हो। जो बच्चे बस पढ़ के एक रेगुलर करियर चुन के चल दिए, वो इनिशियली आर्टिस्ट से ज़्यादा ही सॉर्टेड होंगे लाइफ में। आर्टिस्ट थोड़े धक्के खाएंगे, फिगर आउट करेंगे वो कौन है, या कोई भी जनरलिस्ट किस्म के लोग जो थोड़ा अनकन्वेंशनल चीज़ कर रहे हैं, वो एक्स्ट्रा टाइम लेके फिगर आउट करेंगे और फिर उसके रिजल्ट्स आएंगे एक साथ। अब एक थ्योरी लाइफ में ये भी होती है कि जनरलिस्ट होते हो तुम, तो तुम्हें एक वेल राउंडेड आइडिया होता है एंड यू जस्ट डू वेरी अमेजिंग स्टफ, जैसे डॉट्स कनेक्ट कर पाते हो। हाँ, और ख़ास करके स्पोर्ट्स में देखा जाता है। एक कोई बुक है जिसने बताया है कि बहुत सारे जो एकदम लेजेंडरी स्पोर्ट्समैन हैं वो ऐसे हैं कि उन्होंने बचपन में कोई एक स्पोर्ट नहीं खेला। जैसे धोनी
ने बस हाँ रेंज वही हाँ एग्जैक्टली वही. तो इट्स लाइक तुम्हारा इंट्यूशन इन दैट फील्ड बन जाता है. जैसे धोनी ने बचपन में फुटबॉल भी खेला, क्रिकेट भी खेला और आई थिंक कुछ और स्पोर्ट्स भी खेले थे. तो और धोनी है भी बहुत ही इंट्यूटिव सा क्रिकेटर, बहुत ही अनकन्वेंशनल से मूव्स करने के लिए फेमस, कि ये कैसे सोच रहा है ये बंदा. और वो उसी से आता है कि उसको बहुत अलग अलग टाइप का स्पोर्ट्स वाला एक्सपीरियंस है. पैटर्न रिकॉग्नाइज कर रहा है. हाँ इस पैटर्न को लिया, हाँ ये चीज लॉजिक उठा के. हाँ हाँ. पर that's very likely going to make you slower compared to other people in your initial years. उसके बाद उसके डिविडेंड आएंगे जब तुम्हारे इनफ बहुत सारे पैटर्न बन चुके हैं to capitalize on them. तो जनरलिस्ट को स्टार्टिंग में थोड़ा चोट होएगी, बट इफ यू फिगर योर शिट आउट तो लेटर ऑन तुम फाड़ोगे. दैट्स देयर. तो अगर कोई फॉर एग्जांपल इफ समवन इज 24 और उसको रियलाइज हो रहा है कि मेरा एक इश्क नहीं है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं दैट आई वांट टू वर्क जिन चीज़ों में, हाँ, तो वो कैसे नेविगेट करे अपने अगले 10 साल में भी? मैंने ये फिगर आउट किया आई थिंक, या ये मेरा प्रोसेस रहा है. आई डोंट नो कि ये सही भी है या गलत है जो मैं कर रहा हूँ. सो ये तो मतलब वेयर यू शुड टेक योर लाइफ वाली बात हो गई. और वो अगर उस पर मैं ज्ञान देने लगा तो मेरे को बहुत रोल मॉडली फीलिंग आएगी. आई डोंट नो हाउ टू डू दैट. तो ऑल यू कैन डू इज यू कैन बी लाइक आई कैन गेट good at this thing, will I be able to make money off of it? वो मतलब that's a different game in itself. I can get good at one thing. उसके लिए तो यही होता है कि find dedicated time for it and just give it to that thing. मैंने जॉब छोड़ दी to get better at my art. मेरे को हुआ भी फ़ायदा, बट एक पॉइंट के बाद मेरे को वो डिविडेंड एक्स्ट्रा आने बंद हो गए. नाउ आई डोंट फील कि मैं पूरा दिन बैठ के आर्ट को ही टाइम देता रहूँगा तो इट विल स्टिल गिव मोर डिविडेंड्स. अब मेरे को पता है कि मैं उससे थोड़ा कम टाइम दे के भी अच्छी आर्ट बना सकता हूँ एक टाइम के लिए. वो क्योंकि इनिशियल तूने वो जो पूरा टाइम था दे दिया है उसको. हाँ डिस्कवरी में उल्टी करने वाला. हाँ हाँ करने को तुम उस कोई रेगुलर जॉब के साथ भी कर सकते हो. मैंने भी स्टार्टिंग में 2 साल तो रेगुलर जॉब किया ही था. हाउ डिड यू मैनेज योर टाइम देन? लाइक तब ऐसा था कि मोस्ट टाइम मेरा जॉब को ही जाता था. पर was it a regular 9 to 5? या प्रॉपर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑफिस जाके काम करना रोज. ये वर्क फ्रॉम होम वाला सीन भी नहीं था. जॉब है वो था. वो ऑलमोस्ट 2 साल किया और मेरा मोस्ट टाइम उसी में जाता था. बट pretty much every morning I tried to give an hour or so to writing before going to my work. वो मैं करता था. और बहुत बार वीकेंड्स पे आई वुड गो टू अ लॉट ऑफ पोएट्री ओपन माइक्स जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा रैप इन्फ्यूज्ड कॉमेडी किस्म की स्लैम पोएट्री करता था. और मोस्टली वीकेंड्स पे ज़्यादा होता था लिखना. और उसी टाइम मैंने स्वैग का विक्रेता भी लिखा था. तो उसी टाइम पे. हाँ, this must be like how 2016-17 टाइप. Oh, and then you took all that time to release it. हाँ मतलब तब was the first ड्राफ्ट ऑफ इट जो लिखा था, जो मैंने कई स्लैम पोएट्री ओपन माइक्स में जाके रिफाइन किया कि जो लाइंस पे अच्छा रेस्पॉन्स आता था आई यूज्ड टू कीप दोज. और ये देखना कि कंटेक्स्ट क्या पार्ट रखना ज़रूरी है कि इसका कंटेक्स्ट क्लियर हो, क्या पार्ट रखना ज़रूरी है कि क्या पार्ट रखना ज़रूरी नहीं है. ये कई ओपन माइक्स में उसको परफॉर्म करके किया. तो मैं अनकॉन्शियसली बिना जाने ही मैं वो प्रोसेस फॉलो कर रहा था जो स्टैंड अप कॉमेडियंस फॉलो करते हैं कि लाइक ओपन माइक्स जाते हो और अपनी चीज़ को रिफाइन करते हो बार बार सेम पीस को कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ परफॉर्म करते हुए. तो ऐसे कुछ ओपन माइक्स में एंड देन लाइक बार बार रिविजिटिंग करके आई थिंक 2021 में ही मैंने फाइनल वर्जन लिखा था स्वैग का विक्रेता का. 3-4 साल लगा के मैं करीब 16 की एज से रैप्स लिखना स्टार्ट कर दिया था. बट मेरे को उसमें से कुछ भी, मेरे को अगले 4-5 साल तक ये फीलिंग नहीं आई कि ये रिलीज़ करूँगा तो लोगों को एक्चुअली कुछ इसको सुनने का मन करेगा. तो मैंने कभी किया ही नहीं कुछ रिलीज़ 4-5 साल. और उस दौरान मैं सिर्फ इंग्लिश में लिखता था.
आई गेस उस कारण से भी उसका मेरे को लगता था कि ये इतना ज़्यादा ढंग से नहीं होगा। फिर मैंने कॉलेज के एंड पे कुछ चीज़ें हिंदी में लिखी, और वो ऐसा था कि कोई कॉलेज की छोटी ऐसे हमारे ये होते थे, जब बच्चे ग्रेजुएट होते हैं तो उनके दोस्त एक उनके मजाक उड़ाते हुए एक राइट अप करते हैं उनकी कॉलेज स्टोरी पे। ये लिखे थे पहली बार और वो बहुत ही पसंद आए लोगों को। तब मेरे को लगा कि ओके मे बी मैं ऐसे लिख सकता हूँ जो जनता को पसंद आएगा। और उसके जस्ट बाद फिर मैंने ये स्लैम पोएट्री माइक्स जाना स्टार्ट किया था, जहाँ पे मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा रैप टाइप की स्लैम पोएट्री लेके जाता था, और वहाँ पे मेरे को बहुत बुरा रिसेप्शन मिलता था यूजुअली। Unless, उस टाइम मेरे को लगता था कि लाइक पोएट्री उसमें रैप क्यों कर रहा है। हाँ, और लाइक जनता भी बैठी है, कुछ लोग मतलब बहुत बाइपोलर रिसेप्शन मिलता था मेरे को कि लाइक जस्ट टू एक्सट्रीम। हाँ, टू एक्सट्रीम्स। एक पार्ट था जो बहुत ही लाइक ये थे कि ये तो कुछ बहुत ही मज़ेदार सा स्टफ है, क्योंकि मैं उसमें कॉमेडी भी इन्फ्यूज़ करता था थोड़ी। और कुछ लोग ये थे कि यहाँ पे मैं पिछले 6 साल से गए हूँ और किसी को बता नहीं पाया हूँ, और उस पर दर्द व्यक्त करते हुए अपनी पोएम लाया हूँ, और तू यहाँ पे तू है कि मैंने एक टी शर्ट पे ये लिखा देखा पे पोएम्स कर रहा है, यू आर हाईजैकिंग आवर प्लेटफॉर्म। तो मोस्टली प्रेवलेंट तो यही है, बस एक रिदम में मैं कुछ बोल देता हूँ और वही रिदम हर पोएम में होती है बस, एंड दैट्स जस्ट पीपल आर ट्रेन्ड टू रिएक्ट टू दैट रिदम। हो गया। तो इंडिया में बुरा हाल है, बट इट्स अ गुड आर्ट फॉर्म। बट नेवरदलेस ठीक है। इससे मेरे को वापस से पीछे आने का मन कर रहा है। हम वापस से 2011-12 में चले जाते हैं। हाँ, कॉलेज पढ़ रहे थे उस जोन में, या 2009-10 में क्या सुन रहे थे, लाइक क्या रेफरेंसेस थे, क्या देख रहे थे? अर्ली इन्फ्लुएंसेस। हाँ, तो आई फील लाइक कि उस दौरान पूरी दुनिया में एक एमिनेम का सुनामी चल रहा था। आई थिंक आई डोंट नो कि उस टाइम पे दुनिया में कोई भी बच्चे ऐसे थे क्या जो बोलते थे कि हम एमिनेम के सुपर फैन नहीं है। या फिर बाद में और मैं अलग था, मैं सिर्फ 50 सेंट का सुपर फैन था। क्लब में रहना पसंद था आपको? हाँ, उस टाइम कुछ समझ में भी नहीं आ रहा होता था कि बोल क्या रहा है वो। I for some reason just hated rap. Just hated rap. I was more of a country gal doing my shit. नहीं, मतलब इनिशियली मुझे भी रॉक ज़्यादा पसंद था रैप के मुकाबले, और मेरे को पहली बार रैप में सिर्फ एमिनेम पसंद आया था इनिशियली। बाकी रैप इतना पसंद नहीं आया था क्योंकि इट वाजंट रिलेटेबल, अप्रोचेबल। एमिनेम के थ्रू मैं और रैप भी एक्सप्लोर करने लगा, और मैं धीरे धीरे फिर रैप का फ़ैन बना था, और बाद में लगा कि चलो ये तो कर भी लेते हैं, ईजी लग रहा है। पहला रैप कब लिखा और क्या लिखा, कुछ याद है? पहला रैप मैंने आई थिंक लिखा था 10th क्लास में, और कुछ होगा ऐसा, कुछ 6-7 लाइन का एकदम डम्ब स्टफ, जस्ट दैट यू नो डम्ब स्टफ दैट। एक दो पंक्तियां याद हो तो? पंक्तियां तो याद नहीं है, पर यू नो व्हाट 14-year-olds लाइक टू टॉक अबाउट, जस्ट डम्ब स्टफ। R2 and R2। या ठीक है। तो इनिशियली एमिनेम, और इसमें हिंदी में क्या सुनते थे? हिंदी में तो यार उन दिनों तो हिमेश रेशमिया हिट था वो। विद सॉन्ग वही जो भी उसके हिट सॉन्ग्स थे यार, जुम्मेरात। हाँ, ये इंडियन लिसनर का बहुत ही वियर्ड सिचुएशन होता है, जहाँ पे पैरेलली अगर हम थोड़ा सा रैट होलिंग कर लें, हाँ, तो हम नाज भी सुन रहे हैं, टूपाक भी सुन रहे हैं, और उसी टाइम पे हम अनूप जलोटा भी सुन रहे हैं। हाँ, तो रोज सुबह भजन भी बज रहे हैं, प्लस रोज सुबह ये बॉलीवुड शिट भी दिमाग में आ रही है। जैसे फक्ड अप म्यूजिकल माइंड बनेगा आपका। वही सब तो खास करके दिल्ली सीन से बहुत ढंग से निकल रहा है। चीजें इतने वियर्ड अमेलगमेशंस में बन के निकल रही हैं कि यू लाइक ये क्या बना है, ऐसा तो कुछ पहले कभी सुना ही नहीं है। इट्स वेरी नाइस, बहुत मजेदार है वो, बट इट्स वेरी न्यू, क्योंकि वो बहुत अलग अलग इन्फ्लुएंसेस को मिला के बना है। खास करके रैप में तो बहुत है, cause रैप में there is an extra groundedness I feel in भारतीयनेस, क्योंकि रैप पहली बार ये है ना कि hey man, it's not just क्लीशे जो बॉलीवुड ने बताई हुई थी मैं उसके बारे में बोलना होता है। जो बोलना है बोल, that is the essence of rap। जो बोलना है बोल, फ्री स्टाइल, फ्री वर्स, that's the essence।
अब ये बात अलग है कि उसमें भी बहुत मेजरली यही दो थीम आ जाती हैं कि स्ट्रगल करके आगे बढ़ूंगा या फिर मैं फाड़ूं। तो अभी हो रहा है ना, कुछ भी बोल रहे हैं लोग, जैसे नेजी का कौन सा वो गाना था जिससे वो सबसे पहले हिट हुआ था, AIB वाला ट्रैक। हाँ कुछ देश के हालात बहुत हाँ अब देश के हालात की बात कर रहा है और एकदम ऐसा टपोरी एक्सेंट में। इससे पहले आपने कभी टपोरी को सुना है जो ऐसी डीप बातें कर रहा है कि देश का हालात क्या चल रहा है भाई? राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चीजें जो उग रही थी, दे वर ओनली वेरी वियर्ड अमेलगमेशंस। अभी जैसे ये शास्त्री जी, क्या मजेदार म्यूजिशियन है, और उसका ऐसे एग्जिस्टेंशियल गाने हैं और रैप और 2000s बॉलीवुड कई जगह मिक्स होता सा दिख रहा है। ये कहाँ हुआ है पहले? बॉलीवुड में कभी कोई एग्जिस्टेंशियल गाना बनता है? नहीं। इट्स लाइक साकी बट लाइक एग्जिस्टेंशियल। या फिर मेरा भी म्यूजिक वही है जो मेरा फर्स्ट सिंगल जो आया था स्नीकी स्नीकी, दैट वाज आल्सो दिस ओनली कि बीच में बहुत ही फास्ट रैप चल रहा है और फिर अचानक से कव्वाली आ जा रही है, स्ट्रेट अप एक शेर है बीच में। ये सब कहाँ हुआ है पहले? ये अभी होगा क्योंकि अभी आए हैं ये नए इन्फ्लुएंसेस लेके, नया जनरेशन। It's good that you brought up Sneaky because the composition of the lyrics specifically and the tone of each line is so different than the previous one, and it's end में जाके उसका hook is sneaky like what the fuck, why? Like, why, what made you choose sneaky? क्योंकि उसका लिरिक्स आर समवॉट रैंडम, क्योंकि लाइक मेरा कॉमेडी वाला इन्फ्लुएंस वहाँ पे भी आ जाता है, तो मैं डम्प चीज़ें लिख रहा होता हूँ इवन व्हाइल आई एम टॉकिंग अबाउट अ सैड सब्जेक्ट मैटर। उस गाने का सब्जेक्ट मैटर ये है कि उन दिनों मैं एक्चुअली सैड था बट लॉकडाउन चल रहा था और मैं घर वालों के साथ था, और एंड यू कांट जस्ट भी ऐसे घर वालों के साथ यू नो हे गाइज आई एम सैड बिकॉज they don't know how to react to that, तो तुम उसको कुछ थोड़ा अंदर भी रख रहे होते हो। so it's like sneakily मैं sad घूम रहा हूँ घर में। that rap is me being my you know ऐसा dumb lyrics लिखने वाला टाइप वाला बंदा, जो rap is just ऐसा sadness भी है but there is also dumbness in those same lines, and then उसका एंडिंग हमेशा हुक आने से पहले ये इस तरीके का हिंट दे जाएगा कि मैं पूरी तरह दिखा नहीं रहा हूँ ये अराउंड माई सेल्फ, आई एम कीपिंग इट स्नीकी। तो स्नीकी वैसा वो हुक था, और उसका कंपोजिशन इतना रैंडम है। वो तो ये है कि बिकॉज ये पूरा इंडी म्यूजिक इज एक्सपेरिमेंटल ओनली, कि रैप भी घुसेड़ रहे हैं उसमें, थोड़ा पॉप वाला हुक भी डाला हुआ है और बीच में कव्वाली वाला ब्रिज है, ये सब फुल ऑन एक्सपेरिमेंटल स्टफ। वो तो मेरा पहला ही प्रॉपर गाना था उस कि कैसे एक गाने को स्टिच टुगेदर करते हैं। तो उस दौरान तो मैं भी फिगर आउट ही कर रहा था कुछ ना कुछ रैंडम करके हाउ टू मेक अ सॉन्ग पे वो अटेम्प्ट था। पर ठीक है, हाँ, अगर लग रहा है कि इट्स अ थिंग दैट गोज टुगेदर तो इट्स अ सॉन्ग वैसा। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि अच्छा ओके ऐसे होता है, तुम एक कोई बीट उठाते हो उस पे तुम मल्टीपल आइडियाज सोचने लगते हो एंड देन यू देखते हो कि क्या थीम अपने आप इमर्ज हो रही है, क्योंकि तुम बीट को फील करते करते ही कुछ लिख रहे होते हो एंड देन अ थीम स्टार्ट्स इमर्जिंग, कि तुम देखते हो अच्छा हाँ ये दो चीज़ें जो मैं निकली हैं इस पे, दिस इज़ हाउ दे आर कनेक्टेड। उसके बाद फिर ये होता है कि अगर मेरे को गाना बनाना है तो इसमें 1 वर्स 2 वर्स हुक ब्रिज इंट्रो आउट्रो ये सब होना पड़ेगा। तो तुम इनिशियली तो इतना नहीं सोचोगे कि अच्छा चलो इंट्रो लिखते हैं वर्स लिखते हैं, ये वो पहले होता है कि बस म्यूजिक पे फ्लो करते हुए आइडियाज इकट्ठे करते जाओ ऑन पेपर एंड देन यू शफल द पीसेस और सी व्हाट फिट्स और धीरे धीरे करके यू गेट गुड इनफ एट डूइंग वन इंडिविजुअल ईच ऑफ द इंडिविजुअल पार्ट्स, कि तुम्हें एक टाइम ऐसा होता है जब तुम रैप नया नया स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले तुम वर्स लिखना सीखते हो, तो होता है कि अच्छा अब मेरे को एक वर्स करना आता है बट मेरे को गाना बनाना नहीं आता है। तो इसलिए बहुत सारे नए रैपर्स के ऐसे 1.5 मिनट के गाने होते हैं जिसमें बस थोड़ा सा म्यूजिक, एक वर्स फिर थोड़ा सा म्यूजिक, क्योंकि उतना ही आता है उनको। फिर धीरे धीरे वो हुक लिखना सीखते हैं कि जस्ट
यू नो टू ऐड अ पंच. हाँ, एंड जितने ज़्यादा इंडिविजुअल पीसेस तुम सीख गए फिर उसके बाद तुम उन्हें आराम से स्टिच भी करना सीख जाओगे. जस्ट वन एट अ टाइम प्रोसेस. तो अभी फॉर एग्जांपल कोई भी सॉन्ग का अगर मैं इंस्पिरेशन से लेकर एक फाइनल ड्राफ्ट तक बात करूँ, हाँ, अभी सॉन्ग राइटिंग का क्या प्रोसेस है? नाउ व्हेन वी नो ऑल ऑफ दिस, एक सॉन्ग राइटिंग का प्रोसेस क्या है कि अगर मैं बोलूँ कि यार एक गाना अभी मैं लिख रहा हूँ, हाँ, तो अब आगे क्या करूँ, कैसे जाऊँ? तो वैसे तो ये हर क्रिएटर अपनी स्टेज में कहाँ पे है उस पर डिपेंड करेगा. जैसे जब कोई नया सॉन्ग राइटर होता है वो तो बस रैंडमली जो आ रहा है दिमाग में वो निकालता जाएगा और देखेगा कि अच्छा ये पार्ट्स कैसे स्टिच होंगे. एज एंड व्हेन यू गेट मोर एक्सपीरियंस्ड तुम हर चीज़ को कॉन्शियसली डिसाइड करोगे. जब तुम्हें कॉन्शियसली नहीं करना आता है तब तो ये होता है कि अच्छा 5 बीट सुनी, कौन सी अच्छी लगी, ये अच्छी लग रही है, इस पे मेरे को क्या आइडिया आ रहे हैं, ये आइडिया आ रहे हैं, इनको जोड़ दिया, हो गया. बाद में ये हो जाता है व्हेन यू अंडरस्टैंड योर तुम कैसे काम करते हो. द होल थिंग इज अंडरस्टैंडिंग हाउ यू वर्क, और फिर उसके हिसाब से ही तुम्हें अपना टेलर्ड प्रोसेस डिस्कवर करना पड़ता है. तो मेरा तो यही है कि मैं सॉन्ग क्रिएशन में तो मेरा हमेशा स्टार्ट वहाँ से होता है कि कुछ बीट सुनी और देखा कि ये बीट से कौन सा इमोशन आ पा रहा है. बट दीज डेज मेरा ये है कि सिर्फ बीट वाला नहीं रहा. पहले ऐसे होता था कि हाँ बस बीट सुनी, जो अच्छी लग गई इस पे लिखना स्टार्ट कर दिया. अब मेरा ये होता है कि लाइफ जीते जाओ और फिर कॉन्शियसली नोट द मोमेंट्स जहाँ पे मेरे को कुछ इमोशनल फील हुआ है एंड अराइव एट लाइक अ इमोशनल कंक्लूजन ऑलरेडी. और लाइक अ एक इमोशनल कन्फ्लिक्ट मैं समझ जाता हूँ कि अच्छा हाँ अब इस पे गाना बन सकता है. और फिर मैं स्टार्ट करता हूँ अलग अलग बीट्स सुनना और सडनली एक ऐसी सुनने में आ जाती है कि ओके इस पे कुछ तो मेरे को ऐसा फील हो रहा है जो मैंने रिसेंटली फील किया है, और बस जो आइडिया इन दिनों दिमाग में घूम रहा है उस पर लिखना स्टार्ट कर दिया. एंड नाउ जब यू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर मोर तो फिर उसके बाद ये होता है कि अच्छा हाँ ये वर्स आ गया है, ये हुक भी आ गया है, लेकिन ये ऐसा गाना है जिसमें ब्रिज भी चाहिए होगा, या ये ऐसा गाना है जिसमें एक गिटार सोलो फिट हो जाएगा. द मोर यू नो द मोर योर प्रोसेस इवॉल्व्स ऑल्सो. बट बेसिकली इनिशियली ये होता है कि थोड़ा रैंडमली ही कर रहे होते हो. अब मेरे को नहीं पता है मैं क्या कर रहा हूँ, बस चीज़ें जुड़ जाती हैं किसी तरह. एंड व्हेन यू आर मोर एक्सपीरियंस तो तुम्हें पता होता है कि अच्छा मेरे पास पजल का ये पीस है और इस पीस को मैं बना लूँगा, इस पीस को अभी बनाना है ऐसा. तो इसमें फॉर एग्जांपल अगर मैं राइटिंग प्रोसेस की बात करूँ तो तूने ऑलरेडी कुछ आई थिंक सेशंस लिए फ्रंट रो पे भी, जहाँ पे वो एक्चुअली टीच रैप का एक सेशन होता है वेर यू टीच किड्स की हाउ टू रैप. उसमें अलग अलग सीरीज होती हैं. तो प्लस लाइक आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ ऐसा ही एक सिमिलर प्रोडक्ट जिसमें क्रिएटिव ई लर्निंग, लाइक यू टीच पीपल हाउ टू रैप या यू टीच पीपल हाउ टू मेक म्यूजिक. वो जो स्पेस है उसका क्या फ्यूचर तेरे को ऐसा लगता है? कैन यू एक्चुअली टीच समवन हाउ टू रैप यूजिंग द कन्वेंशनल पाथ कि आप एक सीखते हो, एक टीचर रहता है आपका, उससे सीखते हो? टीचिंग में यू कैन ऑलवेज टीच द एकदम एलिमेंट्री बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं ना वो टीच किए जा सकते हैं. मतलब कि जो यू आर सपोज टू लर्न मे बी इन द इनिशियल 2-3 years ऑफ योर क्रिएटिव प्रोसेस, वो सब सिखाया जा सकता है कि अच्छा एक रैप वर्स लिखने में क्या मेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, मल्टी सिलेबिक राइमिंग नाम का ये टूल, अब जाओ इसकी प्रैक्टिस कर लो, या वर्ड प्ले, अब जाओ इसकी प्रैक्टिस कर लो. इस तरह की चीज़ें तुम सिखा सकते हो. बट ये एक पूरा गाना कैसे बनेगा या हाउ डू यू ब्रिंग कॉन्शियस कंट्रोल कि तुम किस तरीके के गाने बनाओगे, वो सब तो थोड़ा सेल्फ डिस्कवरी से आता है. बट द बेसिक पिलर्स एकदम बेसिक चीज़ें कि अच्छा हाँ एक वर्स का स्ट्रक्चर ये होता है, या हुक का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है यूजुअली. ये कुछ चीज़ें तुम बता सकते हो. इट्स लाइक कॉन्शियस शब्दों में बता देना कि देखो ये चीज़ ऐसे काम कर रही है. बाकी सीखना तो खुद ही पड़ता है उसको प्रैक्टिस करके.
और वो दोज आर जस्ट द बेसिक्स. उसके ऊपर बिल्डिंग कैसे बनाओगे, दैट इज ऑल सेल्फ डिस्कवरी. जब हम लोग बैंगलोर में थे तो आई रिमेम्बर कि यूज्ड टू हैव दिस नोटबुक, हाँ, जिसमें तू लगातार लिखता रहता था. हाँ. अब वो जो वापस से प्रैक्टिस वाला पार्ट है, हाँ, मोस्टली वो मास्टर क्लास वाले स्पेस में नहीं सिखाते, जबकि उसी से सीखा जाएगा. तुम सीखते हो या कि जो तुम खुद से लिखते हो और फिगर आउट करते हो. हाँ, तो इज देयर लाइक डिसिप्लिन बिहाइंड इट, लाइक डू यू एक्चुअली 100%. वो जो कहते हैं ना कि लाइक यू सिट ऑन टेबल और तुम रोज लिखते हो फॉर लाइक 30 मिनट्स. हाँ, हाँ, हाँ. तो डू यू लाइक फॉलो दैट या कैसे रहता है? हाँ, मतलब if I don't write for 2-3 days straight तो मेरे को weird सा लगने लग जाता है. मैं रह ही नहीं सकता, मेरे को लिखना तो है ही रोज़. और उसमें भी it's like डिपेंड करता है कि धीरे धीरे तुम्हारा तुम अपनी प्रोसेस को ऑर्गेनाइज कर लेते हो. जैसे कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट होता है अगर, तो इनिशियली उसका फेज़ ये होता है कि तुम बिना ज़्यादा सोचे बस लिखते जाते हो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें लिखते हो. और कुछ तो बिल्कुल ही बकवास होती हैं, वो तो फेंक ही देते हो. वो तो रोज़ होता है. रोज़ लिखने में आप जब स्टार्ट करोगे पहले गंद कचरा निकलेगा, फिर अच्छा आएगा. तो पहले आप जो है फॉर अ लॉन्ग स्ट्रेच, जैसे कुछ महीनों टाइप, आप बस ज़्यादा बिना सोचे चीज़ें लिखते जाते हो. और फिर आफ्टर अ वाइल जब उसका एक कंसिडरेबल बैंक इकट्ठा हो जाता है, आप देखते हो कि कौन सी चीज़ें एक कॉमन थीम पे जुड़ रही हैं. फिर आप उन्हें एक प्रोडक्ट में कंपाइल करते हो, एक रिलीजेबल चंक में कंपाइल करते हो. या फिर ऐसा होगा कि तुमने 15 गाने लिख लिए अब, पर फुली रिकॉर्ड नहीं किए हैं, रफ स्केचेस ही लिखे हुए हैं. फिर तुमको दिख गया कि अच्छा ये 15 में से 6 जो हैं ये एक कोहेसिव थीम के अराउंड बन रहे हैं, तो अब इनको जाके ढंग से रिकॉर्ड करूं और इनका साउंड अच्छा होना वाला पार्ट फिगर आउट करूं. ये सब होगा. कूल. तो अपन अब बैंगलोर आ चुके हैं और जॉब छोड़ दी है, कुछ टाइम से लिख रहे हैं. अपन को याद है मैं उस वाले फ्लैट में रहता था, अपन फ्लैटमेट्स बन चुके हैं एंड हम दोनों सेम टाइम पे गाने लिख रहे हैं. तो एक दूसरे को बेसिकली हेल्प कर रहे हैं कि लाइक सॉन्ग राइटिंग सीख रहे हैं. अभी दिस इज बैक इन 19 राइट, 18-19 के टाइम पे. हाँ. एंड देन यू डिसाइड कि अच्छा अब तो एल्बम निकालना है. हाँ. बट अभी भी कोई ऐसा क्लियर वो नहीं, आइडिया नहीं है कि क्या होगा कैसे होगा. बट फिर इवेंचुअली वहाँ से हम दिल फेंक के मारूंगा तक कैसे पहुँचे? तो इनिशियली बस ये था कि कुछ गाने बनाएंगे और उन्हें कंपाइल करके रिलीज़ कर देंगे. और एक साउंड मैं एक्सीडेंटली डिस्कवर कर गया उस टाइम, जो स्वैग का विक्रेता के साथ ही हुआ था. स्वैग का विक्रेता एक्चुअली इट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने हिंदी में रैप लिखा भी था. मैं कुछ 6-7 साल से रैप लिख रहा था और मैं हमेशा इंग्लिश में लिखता था, और मैंने सोचा कि चलो हिंदी में ट्राई करते हैं. तो पहला सीधा जो लिखा था वो स्वैग का विक्रेता ही था. एंड इट स्ट्रेट अप केम विद दैट सिग्नेचर लेड बैक स्लो वाला फ्लो जो थोड़ा सा सिंग सॉन्गी टाइप का है. और वो अपने आप फिर इट स्पिल्ड ओवर इनटू अदर सॉन्ग्स ऑन द ईपी. बाकी के सब गानों में भी वही सेम चीज़ हो रही है, जो दीवाना में भी, चिंगारी में भी, दिल क्या करे, सब में वही सेम चीज़ हो रही है. मतलब मैंने सोचा नहीं था, इट जस्ट अपने आप ही हो गया कि दैट वाज द जोन दैट आई अराइव्ड एट आफ्टर अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग विद रैप और स्पोकन वर्ड. वो एक स्टाइल आया निकल के और उसमें कुछ गाने बनाए और वो मतलब बस कंपाइल कर लिए. दैट वाज प्रीटी मच इट. मैं बस ये देख रहा था कि they were all, each song was individually एक चीज़ का, किसी का ऑथेंटिक एक्सप्रेशन होना चाहिए किसी एक आइडिया का. एंड वो आइडियाज़ मेरे पर्सनल आइडियाज़ थे, तो मेरा पर्सोना अपने आप ही रिफ्लेक्ट हो गया ईपी में. एग्जैक्टली. क्योंकि बहुत सारे जो डाई हार्ड फैंस हैं उस एल्बम के या ओवरऑल कुछ गानों के, जैसे स्वैग का विक्रेता हो गया, तो वो उस पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है. हाँ. या इवन मैंने भी जब पहली बार सुना था कि आई नो दिस पर्सन, बट ये जो बंदा गा रहा है इस एल्बम में,
ये एक पर्टिकुलर बंदा है जो मैं नहीं जानता हूँ इसको, लाइक ये इसकी पर्टिकुलर पर्सनालिटी है, हाँ, तो वो स्टोरी टेलिंग एस्पेक्ट से रिलेट कर गए. हाँ, इट वाज मतलब अगर कोई पूरा ओवर आर्चिंग एक स्टोरी नहीं थी एल्बम में, बट ईपी में, बट हर सॉन्ग में एक मिनी ट्रिप टाइप बताई जा रही है और एक इंट्रो टू द पर्सोना टाइप था वो. और वो दैट वाज ऑल लाइक अनकॉन्शियसली डन. कोई अवेयरनेस नहीं थी कि मैं ये मेरा स्टाइल है, मैं ये ऐसे करता हूँ. वो बस जो करते जा रहे थे एंड इट वाज जस्ट सबकॉन्शियसली एक ही टाइप के जोन में, विच इज नाउ डिफरेंट फ्रॉम जो अभी जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है, सेकंड एल्बम. हाँ, क्योंकि जो कि बहुत ही बैंगर होने वाला है. हाँ, हमने कुछ गाने सुन लिए. हाँ, तो इस वाले प्रोजेक्ट में देयर इज़ अ मोर कॉन्शियस अप्रोच. मेरे को इस बार थोड़ा सा आइडिया था कि मैं क्या कर रहा हूँ अब, क्योंकि अब मेरे को थोड़ा सा सॉन्ग राइटिंग कैसे होती है आ गया था, थोड़ा सा उस पर कंट्रोल था. और इस बार कुछ सोचे समझे डिसीजंस थे जिसके तहत मैंने गाने बनाए. मतलब वैसे तो मैंने खूब सारे बनाए, लेकिन ये जो कंपाइलेशन है दैट इज़ लाइक अ स्पेसिफिक कॉन्शियसली चोजन कंपाइलेशन, जिसमें मैं ये सोच रहा था कि थोड़े इजी टू अंडरस्टैंड होने चाहिए. जैसे स्वैग का विक्रेता में तो बिल्कुल ही नो फक्स गिवन लिरिक्स हैं कि जो मन में आया बोला. इस बार वो नहीं, इस बार लाइक थोड़ा सा एक स्टोरी टाइप की चीज़ के तहत ही हैं सारे लिरिक्स, और दे आर इजी टू अंडरस्टैंड ऑल्सो. और ऑल्सो दिस टाइम मैं हाउ टू मेक इट साउंड गुड पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर पा रहा था पिछली बार के मुकाबले. पिछली बार तो ये था कि दिस इज़ माई साउंड, और इस मेरी साउंड से मैं कुछ गाने स्टिच टुगेदर करूँगा. इस बार था कि आई कुड एक्चुअली हैव सम कंट्रोल ओवर लाइक मेकिंग देम साउंड मोर कैची, और जो भी कह लो, मतलब प्रैक्टिस के साथ यू गेट बेटर, वो वाला चीज़. और मेजरली एक बहुत ज़्यादा मेजरली जो मेरे को चीज़ थी इस बार करनी थी, वो ये थी कि मेरे को जो भी आर्टिस्ट खुद पसंद है उनके साथ में बहुत सारे लोगों के साथ काम करना चाहता था. तो ये पूरा प्रोजेक्ट इज जस्ट फिल्ड विद फीचर्स. प्रिटी मच हर गाने पे ही कोई ना कोई फीचर्ड है ही. हाँ, जैसे कि उसमें धनजी फीचर्ड है, एक में धनजी है, शास्त्री जी, अर्पित बाला, लिल कबीर, तू है, फिर फैजान ने बीट बनाई है, सर्कल टोन ने बीट बनाई है. तो प्रिटी मच सारा दिल्ली तूने कवर कर लिया इस एल्बम में. सारा नहीं, मतलब हाँ, थोड़े बचे, बट हाँ बाकी हैं कुछ करोड़. नहीं, मतलब हाँ, कुछ खास लोग जो मेरे को पसंद थे, एंड आई वाज लकी इनफ कि काम करने मिल भी गया उनके साथ. Which brings me to your first album, हाँ, स्वैग का विक्रेता. हाँ, स्वैग का विक्रेता एक गाना है जिसके मैंने पता नहीं 200 रेंडिशन सुन लिए थे बिफोर मैंने लास्ट जो फाइनल ड्राफ्ट था उसको सुना. हाँ, लाइक 17 से 21 तक. हाँ, और जो फाइनल ड्राफ्ट मैंने सुना वो सोनिकली बहुत अलग था जो एक्चुअल स्वैग का विक्रेता था. हाँ, तो मेरे को बस स्वैग का विक्रेता की जर्नी जाननी है. हाँ. और क्या स्वैग का विक्रेता जैसा गाना फिर से बन सकता है? सबसे पहले तो उसका जर्नी ये था कि इट वाज फुल ऑन बस मस्ती करने का लाइसेंस मैंने खुद को दिया. मतलब उसका अभी आजकल क्या होता है ना कि मैं कॉन्शियसली कोई एक इमोशन फील कर रहा होता हूँ और फिर सोचता हूँ कि इस इमोशन पे अब एक गाना लिखा जा सकता है. स्वैग का विक्रेता में भी यही था, बट तब मेरे को पता नहीं था कि दिस इज गोइंग टू बी माई प्रोसेस. तब एक्सपेरिमेंटल था, और वो स्टार्ट ऐसे हुआ था कि दो चीज़ें थी मेरे दिमाग में कि एक तो मेरे को हिंदी में रैप करना है, तो दैट वाज वन थिंग. और दूसरा चीज़ ये थी कि मैंने ना कॉलेज में देखा था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि हम 6 महीने रोज़ दारू पिए या 6 महीने रोज़ गांजा किए. लाइक दे वर जस्ट यू नो इनेब्रिएटेड फॉर वन होल सेमेस्टर. कुछ लोग ऐसे सालों भी थे. और मैंने वो कभी वो अभी भी कॉलेज में ही है. हाँ, वो मज़ा ही करते जा रहे हैं, वो ग्रेजुएट ही नहीं हो रहे हैं. तो मैंने वो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था. सो आई डिसाइडेड कि मैं 1 महीना आई एम गोइंग टू ड्रिंक एवरी डे. हाँ,
आई डिसाइडेड कि एक महीना में रोज, बट आई कुडंट फॉलो थ्रू. 20-25 दिन हुआ एंड आई वाज लाइक कि और नहीं हो रहा है, हो गया जितना मजा था. और राइट उसके बाद आई लाइक ऐसा काइंड ऑफ फाइनली फेल्ट कि अच्छा ये हाइप है, नशे इतने हाइप्ड क्यों है, आई गेट इट नाउ. मजा तो आता है भाई, यू नो, रस तो है इसमें. तो वहीं से पहली लाइन आई थी कि रस ढूंढ लेता हूँ. और जबकि वो उसके लिरिक्स सुन के तुमको लगेगा कि ये कोई बहुत बड़ा नशेड़ी है क्या, कि मैं कश यूं लेता हूँ कि बस जूम लेता हूँ. लेकिन कंपेयर्ड टू जिन नशेड़ियों को देख के मैं सोच रहा था कि हाँ ये क्या जोरदार चीज़ है, एक बार एक्सपीरियंस करें, मैंने तो उनके मुकाबले बहुत ही कम ही नशा किया था. या यू हार्डली स्मोक, हार्डली ड्रिंक. हाँ, तो इट वाज जस्ट लाइक उस चीज़ की एसेंस को फील कर लिया और बस उस पे क्रैश कोर्स. हाँ एक क्रैश कोर्स 101 करके आ गए. हाँ, it was just like 101 का असाइनमेंट था वो गाना. तो एक मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है एल्बम का जो उतना फटा नहीं है, बट फॉर सम रीजन आई डोंट नो व्हाई, बट वो बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड सॉन्ग है, वो है चिंगारी. हाँ, जिसमें लाइक अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि अच्छा मैंने भी फीचर करा है, बट जो ओवरऑल गाना है अगर कोई उसके ढंग से लिरिक्स सुने तो बहुत ज़्यादा डीप है. और वो मेरे लिए बहुत ही मस्त सॉन्ग राइटिंग है, क्योंकि वो एक पर्सनल जोन से आ रहा है. अगर किसी को पता है कि तू कौन है, वो एक स्टोरी के पीछे आ रहा है, और वो एक्चुअल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है. जहाँ पे तू लिटरली बता रहा है मेरे साथ क्या मचा हुआ है. तो वो सॉन्ग लिखने का क्या प्रोसेस है. वैसे एक और सॉन्ग है जिंदगी जो बाद में आएगा. तो उसमें तो इट्स जस्ट कि वंस यू आर अ गुड इनफ राइटर कि तुम्हें कन्विक्शन आ गया है कि जो तुमको बोलना होता है वो तुम ढंग से बोल देते हो, एक बार तुमने खुद को वैसे इनेबल कर लिया है, तो यू ऑलवेज हैव दिस थिंग इन लाइफ कि अगर तुम्हारी लाइफ में कोई भारी इमोशन चल रहा है तो इट विल जस्ट खुद से ही फ्लो करेगा. वो उसमें तुम्हें इतना ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी. इट इज़ लाइक ट्राइंग टू डील विथ. तो तेरे जो आर्ट है वो कैचअप कर चुका है तेरे इमोशंस के साथ. सो नाउ एवरी टाइम यू फील समथिंग, तेरे पास वो आर्ट है, तो उसको यूज करके एक्चुअली कुछ प्रेजेंटेबल और एक्सप्रेस कर सकता है. वो जो लुई वाली चीज है कि लाइक मतलब लुई के लेवल पे तो नहीं बोलूंगा मैं खुद को ऑफ कोर्स, बट लाइक आर्ट में आप इतना आगे आ जाते हो जहाँ पे अब हर टाइम. हाँ, पर दैट इज न उसके बेसिस पे यू विल नॉट ऑलवेज मेक सॉन्ग्स जो हमेशा हिट होंगे, क्योंकि हिट यूजुअली बड़ी हिट वो चीज़ें होंगी जो पॉजिटिव इमोशन वाली हों. इसलिए चिंगारी कभी उतना हिट नहीं होगा जितना स्वैग का विक्रेता होने वाला है, बिकॉज स्वैग का विक्रेता पॉजिटिव इमोशन के साथ है. फिर आती है बात इसको रिक्रिएट करने की, तो वो रिक्रिएट भी ऐसा गाना तो नहीं होगा क्योंकि वो एकदम अनअवेयर होते हुए बनाया है, कुछ सोचा नहीं है, जो मन में आया करो, मस्ती कर रहे हैं वैसा वाला. उसके बाद से प्रोसेस आ गई ना, पता चल गया कि अच्छा हाँ एक गो लिव लाइफ एक्सपीरियंस समथिंग, जैसे वो नशे वाला एक्सपीरियंस था, एंड देन टॉक अबाउट द एक्सपीरियंस, दैट्स द प्रोसेस. अब ये एक बार कर रहे थे तब तो मस्ती मस्ती में हो रहा था, कुछ भी था, कोई रूल्स नहीं थे, बट वंस तुम्हारे प्रोसेसेस डिफाइन होने लगते हैं फिर तुम भी रूल्स में फंस जाते हो. और अब अगर मैं कोई ऐसा इतना ज़्यादा एक्सट्रीमली स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस वाले लिरिक्स लिखूंगा तो मेरे को खुद को ही थोड़ा ऐसा लगेगा यार ये जनता को समझ नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे. तुम उस बारे में सोचने लग जाते हो कि सेल्फ एक्सप्रेशन तो ठीक है बट सिर्फ मैंने बोल दिया वैसे नहीं होना चाहिए ना, सामने वालों को समझ भी तो आना चाहिए. तो तुम थोड़ा सा मिडिल ग्राउंड ढूंढने लगते हो, easier to digest टाइप का. या एंड तुमको मैच्योरिटी आ जाती है थोड़ी कि इट्स अल्टीमेटली आर्ट इज ट्राइंग टू कनेक्ट विद पीपल ना. हाँ, तो and then if you lose that somewhere then what's the point. हाँ वही. इनिशियली जब तुम बिल्कुल तुम्हारी आर्ट कुछ निकली नहीं है, तुम दुनिया से डिस्कनेक्टेड हो, तो तब तुम्हारे पास यही होता है कि फक इट मैं ढोल पीट रहा हूँ व्हाटएवर, जो सुन लेगा. ओ दिस गाइज लाइक दिस ढोल्स, लेट मी पुट सम अंडरस्टैंडेबल रिदम्स ऑन द ढोल नाउ, वो वाला चीज. तो जो फर्स्ट एल्बम था वो बेसिकली इस आइडिया के लिए था कि क्या मेरी आर्ट सुनने के लिए लोग हैं भी. हाँ, तो बस उसका क्वेस्ट था, बस इतना ही था.
क्या जो मैं बनाऊंगा वो दुनिया को पसंद आएगा, वैलिडेशन मिलेगा या नहीं, प्लस एक इंट्रोडक्शन कि ये मेरा पर्सनालिटी है, हाँ दिस इज मी, डू यू गाइज लाइक इट, खत्म बात. लिटरली इतना साल. बट अभी आई थिंक 2.5 लाख स्ट्रीम्स है उस पे. हाँ overall, which is not a huge number, but it's not completely, it's definitely validation. Yeah, it's a proof. It answers your question of do you like it. Yeah, exactly. Yeah, it served the purpose of that. Yes. और उससे कुछ तेरे ऑनलाइन फैंस भी बन गए हैं. हाँ, जो बहुत ही रैंडम लोग हैं जो मुझे नहीं समझ में आते हैं. तो अब जैसे ऑनलाइन है तो लोग क्या रिएक्शन आया था, लाइक व्हेन यू टॉक अबाउट रिसेप्शन एल्बम पे या वैलिडेशन, क्या क्या तरह के वियर्ड और रैंडम रिएक्शंस आए पूरे एल्बम पे? अच्छे रिएक्शंस ही हैं मोस्टली, लाइक बहुत हार्ट टचिंग चीजें भी बोल देते हैं लोग. कोई बोल देता है कि इन अ टफ टाइम आपके ये गाने ने हेल्प किया. कोई एक जो कि मुझे समझ नहीं आता कि लाइक क्या सीन है. मतलब हाँ, I can see कि गाने में कुछ strong emotion है. Sometimes people have the need to feel a strong emotion. जो मेरे लिए कुछ दूसरे आर्टिस्ट ने किया था कि उनका गाना सुन के कुछ एक strong, अब एमिनेम का वेनम गॉन था, उसका मेरे से कुछ खास रिलेट होने वाली चीज़ नहीं थी. ही इज टॉकिंग अबाउट सम कि मेरी बीवी छोड़ के जा चुकी है, मेरी रैप में क्या फक्ड लाइफ चल रही है, मैं अपनी बेटी से दूर हो गया हूँ. मैं खुद 13 साल का था. हाउ डज दैट मेक एनी सेंस? सीन है कि आज स्कूल की वैन छूट गई. हाँ. पर वो somehow वो सॉन्ग पसंद था because just you want to feel emotion strongly. बचपन में तुम्हारे इमोशन डेवलप हो रहे होते हैं, तो वो टीनेजर्स के साथ ये चीज़ होता है. तो दे आर लाइक कि जैसे इस तरीके के, और ऐसे मैसेज, ब्रो तू मस्त गाने बनाता है ब्रो. 14 साल का बच्चा है वो, एंड इज लाइक ब्रो तू मस्त गाने बनाता है ब्रो. आई एम लाइक डू यू नो आई एम 28. तेरा भैया हूँ, तमीज. नॉट दैट, बट इट्स अ लाइक अ स्ट्रेंज फन फीलिंग कि यू नो लाइक ऑलमोस्ट ब्रो वाली फीलिंग हो रही है एक 15 साल के लौंडे के साथ. लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन? कुछ भी कॉमन नहीं है अभी उसमें, क्योंकि वैसे भी ऐसे नीश इंडी म्यूजिक ये सब सुनने वाली जनता मोस्टली यंग ही होती है. तो इनिशियली तो मतलब तुम थोड़े ज़्यादा फेमस हो गए जब मतलब थोड़ा कंपेयर्ड टू क्लोजर टू मेन स्ट्रीम आओगे. उसके बाद ये होगा कि 24-25 साल के हिप लोग भी ऑफिस में बात कर रहे हैं तुम्हारे बारे में. उससे पहले तक तुम्हारा कॉलेज क्राउड्स नहीं तो टीनेजर्स, दैट्स वेयर तुमको सुना जाएगा मोस्टली ज़्यादा, क्योंकि दोज आर द पीपल एक्टिवली लुकिंग फॉर न्यू म्यूजिक वगैरह. तो ये लोग होते हैं. बट हाँ, स्ट्रेंज चीज़ें तो आती हैं. कोई बोलता है कि स्वैग का विक्रेता हमारे घर में सबको पसंद है, मम्मी पापा. मतलब ये सब क्या है ब्रो? मम्मी पापा कैसे सुन रहे हैं सब? मेरे को उस पापा से मिलना है जो स्वैग का विक्रेता सुन रहा है, जो लाइक ऐसे क्लोजेटेड. क्या हो रहा है? स्पेशली वो एक लाइन अंकल बोले कि मैं इतना हार्ड रिलेट कर रहा हूँ उससे. भाई इन लोगों से तो सुपर चैट लेनी चाहिए. मतलब हाँ, I swear. या मर्च इज इन द प्लान. मर्च, हाँ. Let's go. ठीक है, तो फर्स्ट एल्बम आ गया है. हाँ, एक अच्छे लेवल पे फट गया है. वैलिडेशन जो तू ढूंढ रहा था मिल गया. हाँ, हाँ, यू आर अ म्यूजिशियन. हाँ. सेकंड, यू कैन मेक म्यूजिक और इसमें आगे बना सकता है. हाँ. अब इससे आगे कैसे जाते हैं? डू यू डायरेक्टली जंप टू योर सेकंड एल्बम कि अब मेरे को जोन पता चल गया है, मैं हिट करता हूँ, या फिर क्या होता है कहानी में? उसके बाद यार डिपेंड करता है. मतलब देयर आर सो मेनी पाथ्स टू टेक. मतलब मेरे को ये था कि एक तो ये ना इंडिया में वैसे ही आई फील सब आर्टिस्ट फील करते होंगे कि यहाँ पे इंडी आर्टिस्ट होने का कल्चर है ही नया. फिर चाहे वो म्यूज़िक हो, कॉमेडी हो, इंडी फिल्म्स हो, ये वो सब में ना हम ये चीज़ बड़ी मिस करते हैं कि कोई हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग नहीं है जिनसे बात करके हम ये फिगर आउट करें कि अच्छा दिस इज़ योर पाथ. कि जैसे कोडिंग में प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, तेरा कोई प्रोजेक्ट मैनेजर हाँ, वही खुद ही धक्के खा के फिगर आउट करना पड़ रहा होता है. तो सब अपना अपना अलग अलग पाथ्स चुनते हैं. और तुम देखते हो कि अच्छा हाँ, कोई ऐसा सोच लेता है कि मैं कल्ट फिगर वाला चीज़ बनूंगा. कोई सोचता है कि अच्छा मेरे को तो बिग पॉप बादशाह स्टफ करना है. What I did was I didn't figure out any of कि कैसे ज़्यादा पब्लिसिटी करेंगे ये वो. मैं बस ये सोचा कि अच्छा म्यूज़िक पे वैलिडेशन मिल गया, लेट मी जस्ट
वर्क अ लॉट ऑन दिस थिंग और मैंने खूब सारे 50 गाने लिख दिए जिसमें से मैं इतना ज़रूर थोड़ा कॉन्शियसली सोच पा रहा. स्टार्टिंग में तो वो भी नहीं, पहले 15-20 गानों तक मेरे को ये कॉन्शियस आइडिया बिल्कुल नहीं था कि इसमें से क्या जो है थोड़ा पॉप हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है. बट स्टैंड अप कॉमेडी ने उसमें बहुत हेल्प किया क्योंकि वहाँ पे तुम रोज़ ऑडियंस से ही बात कर रहे होते हो, अपने आइडियाज़ को लेके बस एक्सप्रेस कर रहे होते हो. इफ़ यू आर डूइंग इट फॉर अ वाइल तुम फ्रीली थोड़ा खुद को एक्सप्रेस करते हो. और वहाँ दिखने लग गया कि कहाँ पे खुद के अंदर कुछ ज़्यादा घुस के बैठे हो और कहाँ ऐसी चीज़ें हैं जो जनता समझ पाती है और जनता को पसंद आती हैं. तो उससे थोड़ा आइडिया लगा कि व्हाट इज़ मोर कंज्यूमेबल फॉर पीपल और फिर उस पर ही ज़्यादा फोकस किया मैंने. और फिर वो वाले गाने अभी इस सेकंड वाले में प्रोजेक्ट में है. मतलब ऐसे और भी हैं जो थोड़े लाइक ज़्यादा नीश हार्डकोर इंडी गाने हैं जो बने हुए पड़े हैं और उनको मैं बाद में निकालूंगा. बट अभी मेरा मन था कि लेट्स गो फॉर ऐसा इजी फन लिसनिंग वाला स्टफ निकालें. आई थिंक सेकंड एल्बम में तू 2 पार्ट में रिलीज कर रहा है उसको. क्या सीन है? दैट्स मोस्टली बिकॉज आई फील लाइक कि इसमें क्या है ना कि मैंने कई सारे डिफरेंट साउंड्स को एक्सप्लोर किया क्योंकि अल्टीमेटली है एक्सपेरिमेंटल चीज़ें ही. इवन इफ मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इसको मास कंजम्पशन के लिए टाइप बनाना चाहता हूँ, मोर इजी टू डाइजेस्ट, लेकिन है स्टिल वो म्यूजिकली एक्सपेरिमेंटल ही है. तो बहुत सारे डिफरेंट जॉनर्स की चीज़ें बना दी हैं कि इसमें प्योर रैप भी है, पॉप साउंडिंग रैप भी है, इसमें रैप रॉक भी है, सॉफ्ट रॉक भी है और एक तो सिर्फ प्रॉपर पॉप गाना भी है जिसमें कुछ रैप नहीं है. तो इतना सारा ये सब पूरा एक चंक में रिलीज करने में ऐसे हो जाता. आई फेल्ट कि हर गाने को उतना अटेंशन नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए. लोग कंफ्यूज हो जाते, बट जाते हैं. बट आई वांट कि सब हर गाने को अपनी अलग अटेंशन स्पैन मिले. तो जैसे ये तो होता ही है कि बहुत लोग तो ये करते हैं ना कि सिर्फ सिंगल्स ही निकालेंगे, एल्बम का उतना कोई या प्रोजेक्ट का कोई इतना वो उनका नहीं होता है. तो पर मेरे को था कि मेरे को ये एक कुछ स्टोरी टाइप का कंसेप्ट भी है इसमें, वो भी दिखाना है और इतने अलग अलग साउंड्स भी दिखाने हैं. तो आई फेल्ट दैट वुड बी टू मच अगर एक गो में सारा निकाल दिया तो इसलिए 2 पार्ट. तो तूने अपनी वासुपुर बना ली, मतलब पार्ट 1 पार्ट 2. आई डोंट नो. और तेरा गोत्र भी कश्यप है तो आई कैन सेंस अ पैटर्न यहाँ पे. बट जो तूने पहले बोला था कि एक स्टोरी वाला एंगल है इसमें. हाँ. तो बहुत टाइम हो गया, लाइक मैंने लास्ट कोई एल्बम सुना था जिसमें मेरे को एक स्टोरी फील हुई थी. आई थिंक फर्स्ट दिल फेंक के मारूंगा मैं टुवर्ड्स द एंड जो एंड क्रेडिट वाला सॉन्ग है, फ्लेक्स लेवल भेड़िया. हाँ. तो उसमें भी एक मेरे को एक पूरी ऐसा लगता है कि फिल्म खत्म हो गया, एक कंक्लूजन टाइप का कंक्लूजन दे दिया. हाँ. वो तेरे इंट्रो फेज का कंक्लूजन था. हाँ. एंड नाउ मूविंग टू द सेकंड एल्बम, हाँ, व्हिच इज टाइटल एप्टली टाइटल प्यार और गुस्सा. हाँ. इसमें भी एक स्टोरी एंगल है जो जब लोग सुनेंगे तो उनको समझ में आएगा. हाँ. तो ये स्टोरी एंगल्स का क्या वो है कि एल्बम में तेरे को एक एक्चुअली स्टोरी डालनी है विद अ बिगिनिंग मिडिल एंड एंड. सो डू यू लाइक फिगर इट आउट व्हाइल यू आर राइटिंग द एल्बम, या फिर गाने बन गए हैं अब इनको एक साथ डालने में मेरे को एक स्टोरी दिख रही है? मैंने तो सेकंड राउट लिया कि बन गए थे और फिर उसमें मेरे को दिखा कि अच्छा इनमें एक ये थीम टाइप की इमर्ज हो रही है, एक इमोशनल आर्क दिख रही है ऐसे जाती हुई, तो फिर उसको वैसे अरेंज कर दिया और उसके अराउंड कुछ स्किट्स लिखना चल रहा है. और आई फील लाइक मेरा स्टोरी इसमें जो दिख रहा है दैट जस्ट काइंड ऑफ इमर्ज्ड ऑन इट्स ओन. मैंने ऐसा ये नहीं किया था कि एक बड़ी आर्क के तहत मैं लिखूं गाने, मैं तो एक एक इंडिविजुअल आइडिया पे लिखते जा रहा था एंड दे जस्ट आई सॉ कि हाँ ये ऐसे फिट हो सकते हैं. तो वो अपने आप ही नेचुरली दे फिट इन लाइक. और ऐसा भी नहीं है कि एकदम ही वेल डिफाइंड 100% वैसा क्लियर स्टोरी है कि एक लड़का था फिर उसके साथ ये हो गया फिर उसके साथ हो गया. इट्स अ लूजली कनेक्टेड स्टोरी बट उसका
स्टोरी का जैसे स्टोरी में 2 पार्ट होते हैं ना, एक तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है और एक होता है द कर्व ऑफ द इमोशन. तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स रफली ही फॉलो हो रहा है, पर कर्व ऑफ इमोशन काफी ढंग से दिख जाएगा आई फील इस प्रोजेक्ट में. और वो मतलब हो गया, मैंने ऐसा कुछ अलग से ट्राई नहीं किया था पहले, बट हाँ अब जरूर कर रहा हूँ कि व्हेन यू आर लाइक, जब तुम खूब सारा फ्रीली लिख रहे होते हो तब तो नहीं सोचते हो, बट व्हेन यू आर रिलीजिंग स्टफ तब तुम इसी तरह की चीज़ें सोचते हो कि मैं इस सब चीज़ को पूरा बांधूंगा कैसे. रिलीजिंग का प्रोसेस ही वही होता है, जब तुम्हारे पास खूब सारा रॉ मटेरियल इकट्ठा पड़ा है, उसमें से कुछ एक चंक निकालना है, क्या साथ में बन सकता है, तो अभी उसी पे काम चल रहा है. तो जो ये वाला एल्बम है इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं. हाँ. एज यू सेड मोस्टली दिल्ली बेस्ड आर्टिस्ट है. हाँ. जो दिल्ली के एक सीन जे ब्लॉक है जो प्रोड्यूस भी कर रहा है. हाँ. बहुत सारे गानों में फीचर भी कर रहा है. हाँ. देन यू हैव उद्भव, यू हैव धनजी, अर्पित बाला. हाँ. ये दिल्ली सीन का बारे में क्या सीन है तेरा, लाइक कैसा लगा दिल्ली सीन? यू हैव बीन परफॉर्मिंग इन दिल्ली कुछ टाइम से. बीच बीच में आता रहता है, फॉर सम रीजन यहाँ पे नहीं रहता है, बट व्हाट डू यू थिंक ऑफ द दिल्ली सीन म्यूजिक के हिसाब से? मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आई फेल्ट लाइक कि मैं समहाउ मेरा इनिशियली जो जोन था दिल फेंक के मारूंगा के टाइम पे, दैट समहाउ सीम्ड टू फिट इनटू द होल सब कल्चर जो दिल्ली में चल रहा है. मतलब जो जिस तरीके का टेस्ट मेरा था, आई सपोज उससे कुछ सिमिलर टाइप का टेस्ट यहाँ के लोगों का था. आई थिंक टेस्ट की बात है कि थोड़ा बहुत बॉलीवुड में रूटेड है, थोड़ा ओल्ड स्कूल रैप में रूटेड है, हिंदी. हाँ हिंदी. हाँ, तो जस्ट वो समहाउ अपने आप ही फिट हो गया. और रही बात दिल्ली सीन की, तो मतलब मुझे तो बहुत क्रेजी लेवल पे पसंद है कि इट्स लाइक हर थोड़े से दिन में एक नए बंदे के बारे में सुनता हूँ हु इज़ लाइक क्रेजी टैलेंटेड. तो कुछ बहुत ही बढ़िया एक नया मूवमेंट हो रहा है जिसको आई फील लाइक अभी तो इनफ अटेंशन मिला भी नहीं है. इसको तो अभी मिलना है. दिस इज समथिंग लाइक क्रेजी. तेरे को कौन कौन अच्छा लगता है दिल्ली सीन में आर्टिस्ट? मतलब मोस्टली तो फीचर ही कर लिए जो सबको कैप्चर कर लिया. हाँ, मतलब आई वाज लकी इनफ टू बी एबल टू डू दैट. ऐसा नहीं कि मैंने कर दिया, वो हो गया, यू नो. और उसके अलावा गैर कानूनी म्यूजिक बढ़िया है, नशेड़ी बढ़िया है. जैसे मैं दिल्ली आया था, मेरा शो यहाँ पे साउंड को लेकर ज़्यादा था कि लाइक जो बातें कह रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बट वो मिक्स मास्टर क्यों नहीं कर रहे अच्छे से, प्रोड्यूस क्यों नहीं कर रहे अच्छे से. बट अब वो धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि लाइक चेंज भी है और एक अलग ही साउंड की तरफ जा रहा है. क्योंकि वी आर इन दिल्ली तो बहुत ज़्यादा बाहर के रेफरेंसेस से भी इन्फ्लुएंस्ड है. और प्लस यहाँ का साउंड मिक्स करके बहुत सारे मस्त आर्टिस्ट हैं जो कुछ और ही निकाल रहे हैं. तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेस है अभी. आई थिंक अ लॉट ऑफ इट आल्सो हैज टू डू विद द culture, you know, the entire culture which is I think मेरे हिसाब से दिल्ली का जो ये जो सब कल्चर है ना, इस वजह से अगला साउंड आता है. लाइक बॉम्बे को 4 साल लगते हैं वहाँ पहुँचने में. दिल्ली में ऑलरेडी वो हो रहा होता है. अभी जो हो रहा है 4 साल बाद फटेगा वहाँ पे, क्योंकि उनको बस कॉमर्स और वही मोस्टली समझ में आता है. कॉमेडी में भी सेम सीन है. मोस्ट ऑफ द ग्रेट कॉमेडियंस इंडिया में दिल्ली से ही निकल रहे हैं. बिकॉज दिस, व्हाई डू यू थिंक दैट्स द केस? अभी like the city has a strong flavor for sure. like इधर यहाँ के कुछ लोग शायद अवेयर भी नहीं होते हैं कि ऐसा है, बट ऐसा है कि एक चौड़ वाला सीन है. लोग एक चौड़ में रहते हैं which is not there in other cities. like ऐसे बेंगलोर में जाओगे तो वहाँ सब लोग ऐसे हैं कि मैं पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनूंगा. दिल्ली के लोग हैं कि बड़ा आदमी तो मैं पैदा हुआ था अब बता क्या करेंगे, you know? तो अब बता आगे क्या करना है बता. तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाली सिटी. तो यहाँ से निकलेगी फिर आर्ट, क्योंकि लाइक आर्ट इज पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी इज प्लस डिल्यूजन. डू यू कंसिडर योरसेल्फ अ रैपर अभी? अमंग अदर थिंग्स, यस. नॉट जस्ट अ रैपर, और चीजें भी हैं. साइकोसेक्सुअल. ओके.
we can cut that out, right? हाँ, thank you. अपनी बम्बल बायो को घर पे छोड़ के. बट ठीक है, अभी तो रैपर है सीन में, सेकंड एल्बम निकाल रहा है. आगे क्या क्या सीन है, लाइक तेरे को क्या फ्यूचर दिखता है रैप सीन का इंडिया में, कहाँ जाने वाला है सब कुछ? इट्स लाइक ग्रो तो करेगा, ग्रो तो करना ही है. इतने लोग बैठे हैं, ये सारे के सारे ऐसा तो नहीं हो जाएंगे कि ओ हम सब बर्बाद हो गए, लेट्स नॉट फिगर एनीथिंग आउट. तो काम तो करेगा, बट इट्स नॉट आई डोंट नो इफ इट्स अ स्मूथ रोड, क्योंकि वी हैव सब एकदम ऐसा नया है, सब फिगर आउट कर रहे हैं. नोबडी नोज कि व्हाट द राइट पाथ इज़, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं कि हाँ लेबल पे साइन होना है, लेबल पे साइन होना है, बट साथ में फिर ये भी चीज़ बोली जाती है कि ओ लेबल्स तो तुम्हें बर्बाद कर देंगे, तुम्हें लूट लेंगे एज एन आर्टिस्ट. तो एक्चुअली तुम लोन ले रहे हो लेबल के पास. हाँ वही तो. रादर फिर ये करो कि मतलब मेरा तो ये मानना है, व्हाट आई प्रेफरेबली वांट टू डू इज सेल्फ फाइनेंस माय प्रोजेक्ट्स. तो जो लेबल की मशीनरी होती है वो तुम अगर अपने पैसे से कर सकते हो वो सारी चीज़, तो बढ़िया है. क्योंकि लेबल भी तो अल्टीमेटली यही है ना कि ऐसा थोड़ी कि बस पैसे दे दिए, वो उससे प्रॉफिट चाह रहा है, तो अल्टीमेटली द बिजनेस पार्ट ऑफ इट हैज़ टू बी फिगर्ड आउट. एग्जैक्टली. तो अगर वो तुम कर लोगे तो तुम ज़्यादा फायदे में रहोगे. सो यू ट्रीट योर आर्ट करियर एज अ स्टार्टअप. तुम खुद ही उस चीज़ को देखो. आइडियली आई शुड बट आई हैवंट फिगर्ड एनी ऑफ द बिजनेस पार्ट आउट रियली. मैं इतना जानता हूँ कि आई कुछ ना कुछ तरीके से मैं अपने फाइनेंसेस सॉर्ट कर लूँगा. इट माइट बी थ्रू turning music into a business or comedy or whatever, or it might be through some other means to fuel that shit. Yeah, legal. Hopefully. नहीं definitely वहाँ hope not hoping की गुंजाइश नहीं है. तो yeah, that's there. बाकी future of the industry आई डोंट नो, क्योंकि मैं तो जनरली थोड़ा पैरानॉइड आदमी हूँ जो ये सोचता रहता है कि ओ इकोनॉमी तो कोलैप्स हो जाएगी ये वो, और फिर कोलैप्स्ड इकोनॉमी में आई डोंट नो कि आर्टिस्ट लोग को कहाँ से पैसा मिलेगा. तो मेरा तो बिल्कुल पॉजिटिव आउटलुक नहीं है. हाउ अबाउट दैट? हाँ, वैसे भी आजकल तू YouTube पे जाए तो सब जगह यही वीडियो आते रहते हैं कि रिसेशन आ चुका है, आने वाला है. रिसेशन एक्चुअली आने से पहले YouTube पे आ गया था. हाँ. सब उसके वो ब्रेकडाउन वीडियोस बनाना चालू हो जाते हैं. रिसेशन, इन्फ्लेशन, 5 चीजें सीख लो, हम सब मरने वाले हैं. ठीक है भाई, खाना खा रहा हूँ मैं. वही तो, मतलब उस हिसाब से देखा जाए तो बर्बाद ही होना है. बट अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर तो चीज़ें फिगर आउट हो ही जाएंगी. पीपल विल फिगर आउट कैसे आगे बढ़ना है. कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे 2.5 लाख स्ट्रीम्स हैं, तो स्पॉटिफाई उससे कोई एक्चुअल चंक बनता है इवेंचुअली, या आगे तेरे को लगता है कि आर्टिस्ट डायरेक्टली वहाँ से कमा सकता है? थोड़ा सा नहीं थोड़ा सा फॉर श्योर. लाइक अगर तुम काफ़ी बड़े आर्टिस्ट हो गए, मिलियंस में है स्ट्रीम, हाँ, तब तो फिर एक डिसेंट अमाउंट पैसा तो उससे आ ही जाता है. लाइक इतना तो आ जाता है कि तुम अपनी कॉस्ट सिर्फ उसी से रिकवर कर लोगे. उसके अलावा फिर क्या कहते हैं, डिपेंडिंग ऑन कैसे लेवल पे तुम ऑपरेट कर रहे हो. आई डोंट नो, कान्ये अपने गानों की कॉस्ट रिकवर कर सकता है स्ट्रीम्स से, आई डोंट नो. उसको और चीज़ें करनी पड़ती होंगी, क्योंकि एक गाने में तुम 17 आर्टिस्ट ले आओगे तो फिर ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, राइट. पर एक रेगुलर आर्टिस्ट आई थिंक हाँ वो कर सकता है अगर तुम उतने हिट हो जाओ तो. बाकी फिर तुम शोज़ और मर्च से पैसे बना लोगे तो फिगर आउट तो हो जाएगा. कोई नए लाइव शोज प्लान है आगे? हाँ, मतलब प्यार और गुस्सा पार्ट 1 रिलीज़ होते ही दिल्ली में तो कम से कम आई थिंक मल्टीपल शोज़ करना चाहता हूँ मैं. लाइक बट ऐसे थोड़े लो की टाइप के हैं, लाइक ऐसे सिर्फ टेस्ट मेकर्स आए. हाँ, वैसा टाइप, पियानो मैन वाला शो, या समथिंग लाइक दैट. हाँ. लाइव परफॉर्म करने का क्या सीन है? लाइक लाइव परफॉर्म करना कैसा लगता है? क्या सीन है अभी तक का? लाइव परफॉर्म करना मेरे को कॉमेडी ज़्यादा अच्छा लगता है म्यूज़िक के मुकाबले. म्यूज़िक आई एम लाइक आई डोंट नो, पर इट्स नाइस ओनली. मतलब एक बार तुम देखते हो लोग तुम्हारे गाने तुम्हारे साथ गा रहे हैं तो मज़ा आने लगता है. और बट आई एम नॉट इनटू दैट होल
क्लब में लौंडे बज रहे हैं मेरे साथ, नहीं मैं खड़ा होके बात कर रहा हूँ I mean, I'm trying to speak like the kids. You know, गलत scenes bro. गलत. मेरे को सही सीन अच्छे लगते हैं. I'm not This गलत. is हमें thumbnail में डालना चाहिए कि स्वैग का विक्रेता exposed. कि वो actually 10:30 बजे सो जाता है. वो भी रात में ब्रश करके. Sorry guys. ब्रश वाला पार्ट सच नहीं है. ब्रश में एक बार ही करता हूँ दिन में. तो वो इतना ऑनेस्ट है. नहीं पर हाँ मतलब लाइक ऐसा वो क्लब में बूम फट रहा है सब, वो मुझे नहीं पसंद आता उतना. आई लाइक द वाइब ऑफ अ कॉमेडी क्लब मच मोर देन द वाइब ऑफ अ म्यूजिक कॉन्सर्ट. तो मैं उनका बीच का कुछ हाइब्रिड टाइप का फिगर आउट करना चाहता हूँ. I think there are a lot of spaces in Delhi like that. हाँ जिसमें तुम ये कर सकते हो. तो दैट इज द प्लान फॉर नाउ. उसके बाद थोड़ा एक वो शो रिफाइन हो जाएगा तो टेक इट ऑन टूर में भी 2-4 तो बेसिकली कॉमेडी और म्यूजिक एक साथ एक शो हो बड़ा. या जिसमें दे बोथ इंटरप्ले इनटू ईच अदर वैसा टाइप. आई थिंक डेव शपेल का भी पहले एक शो होता था जिसमें लाइक कॉमेडियंस आते थे, लाइक म्यूजिशियंस आते थे और वो पूरा एक शो बनता था विद जॉन मेयर और इन सारे लोगों के साथ. हाँ मतलब उसने लाइव किए हैं ऐसे शोज, ऐसा कुछ रिकॉर्ड करके रिलीज नहीं किया है बट वो क्यूरेटेड एक्सपीरियंस. हाँ वो तो है. कॉमेडी और म्यूजिक एक साथ. हाँ ये सब कुछ शॉर्ट चल रहा था. हाँ तू बन चुका है एक रैपर. हाँ स्ट्रीम्स है, अगला एल्बम आ रहा है. हाँ अब तुझे कॉमेडी चाहिए. हाँ तू कॉमेडियन भी है. हाँ. और ऐसा नहीं कि अभी से है, हाँ. तू तब से पैरेलली कॉमेडी पे भी काम कर रहा है. हाँ. और अब तेरे पास ऑलमोस्ट 1 घंटा रेडी है. हाँ आई गेस 1 घंटा तो रेडी. हाँ. तो कॉमेडी का सीन कहाँ से आया ये, जो कि कम्प्लीटली अनरिलेटेड टू रैप. हाँ. और वो तेरे रैप में भी फ्यूज हो चुका है. हाँ. यहाँ पे कॉमेडिक रैप बन रहा है. मतलब ऐसे अंदर एक वो पागल कॉमेडियन सोल है, वो बचपन में दिख गया था जब ऐसा बचपन में मैं राज कॉमिक्स पढ़ता था. और कॉमिक्स जब बच्चे पढ़ते हैं तो यूजुअली दे आर लाइक इनटू द कन्वेंशनल लाइक हीरो कि यू नो ओ मैं हूँ फाड़, मेरे पास है पावर, मैंने सारे विलेन पीट दिए. पर मेरे को वो बोरिंग लगता है. लाइक राज कॉमिक्स में सब ये डीसी मार्वल वालों के क्लोन्स होते हैं यूजुअली यू नो. तो ऐसा सुपरमैन का क्लोन कर दिया नागराज, किसी और का सुपर कमांडो ध्रुव. I mean नहीं but it's still very rooted in like Indianness. तो वो उसको enough flavor अपना नया दे देते हैं कि तुमको मज़ा तो आएगा पढ़ने में. तो पर मेरे को ये सब ना पसंद आके मेरे को पसंद आता था एक कैरेक्टर गमराज नाम का. गमराज लिटरली गम का राजा. या इट्स लाइक गम एज इन सैडनेस वाला, नॉट लाइक च्यूइंग गम राइट. तो गमराज अपनी फिर ईपी निकाल रहा है. गमराज से इन्फ्लुएंस्ड है. इज नॉट एग्जैक्टली गमराज, क्योंकि गमराज के पास एक कोई रैपर सुन के अपना लिटरली स्टेज नेम रख देगा गमराज रख सकते हैं. दिल्ली सीन से कोई निकल सकता है ऐसा, क्योंकि राज कॉमिक्स भी दिल्ली की है और उसी टाइप के कल्चर में खूब गमराज रहते हैं यहाँ पे. हाँ. तो और वो गमराज जो था, दिस डूड हैड नो पावर्स ऑफ हिज ओन. उसके पास पावर्स के नाम पे बस एक यमराज का गिफ्टेड भैंसा था who could do magical shit, and it was just a खुद एक powerless hero who's supposed to solve दुनिया की problems. Just somehow इसने comes along with a भैंसा. हाँ, comes along with a magical भैंसा and solves and problems. is also sad on top of that. Is on yeah. तो I mean he has enough reasons. हाँ उसके यूनिवर्स में बाकी लोग सुपर पावर्स वाले हैं, दिस डूड हैज अ भैंसा. पर तो वो बचपन से ही लाइक एक वियर्ड चीज़ ज़्यादा पसंद आई थी. फिर उसके बाद मैं जब 19 का था तो मैंने लुई सीके को देखा और आई वाज लाइक कि दिस इज़ द बेस्ट थिंग एवर. मतलब आर्ट के नाम पे इससे बढ़िया मेरे को तो कुछ नहीं लगा है. तो उस दिन से ये था कि काश ये मैं कर पाऊँ, लेकिन बस हिम्मत नहीं होती थी. फिर कुछ 5-6 साल बाद हिम्मत हो गई वो सोचने के, और हिम्मत हो गई तो चलता जा रहा है. एंड आई कॉन्स्टेंटली फील माई सेल्फ गेटिंग बेटर. तो बढ़िया चल रहा है वो भी.
कॉमेडी का क्या सीन है, अगला क्या निकल रहा है, लाइक कोई स्पेशल निकलेगा या वे कोई सेट निकाल रहा है, क्या सीन है? अभी कॉमेडी में मैं ऐसा करूँगा कि उसमें भी मैं ये करूँगा कि अब मैं बहुत सारी चीज़ें कंपाइल करूँगा और फिर उसके बाद सोचूंगा कि अब क्या करना है। सेम तरीका है हाँ, कि कर्म करो और फल की चिंता कर्म करने के बाद करो। हाँ, एक बार पहले कुछ प्रोडक्ट बना के रख लो खूब सारा एंड देन सी वैसा। इसमें एक चीज़ है कि जब अपन बेंगलोर में रह रहे थे, आई रिमेम्बर तूने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया था लुइस सीके से, हाँ, फिर मार्क मैरन और फिर कॉमेडी सीन से पूरा। हाँ, और ऐसे ही बहुत बार होता रहा है जहाँ पे कोई भी नई सीरीज जो है, हाँ, जिसके बारे में मैं सुनना चाह रहा था, वो मैं तेरे से डिस्कस कर पा रहा था। हाँ, लाइक आई रिमेम्बर जब आई थिंक हमने वो देखा था, कम्युनिटी देखा था डैन हार्मन का, हु इज द क्रिएटर ऑफ रिक एंड मॉर्टी। तो कम्युनिटी में एक एंगल है जिस तरह से कम्युनिटी की स्टोरी चलती है, उसको बोलते हैं डैन हार्मन स्टोरी सर्कल। तो उसने स्टोरी सर्कल बहुत सिंप्लीफाई कर दिया। एंड आई रिमेम्बर 18 में इसने मेरे को बताया था कि लाइक स्टोरी सर्कल जैसी चीज़ होती है, और लिटरली स्टोरी इतनी बेयरबोन वर्जन में इतनी सिंपल होती है। तुम्हारा प्रोटैगनिस्ट है, उसे कुछ चाहिए, वो पाने के लिए निकलता है, मगर कुछ इशू हो जाता है, और ऐसे करके 8 पार्ट्स है उस सर्कल के। तो ये जो रैट होलिंग है, ये कहाँ से मिलती है, मतलब कहाँ से ऐसी चीज़ें तू देखता है जो नॉर्मली लोग नहीं देख रहे होते? दैट्स जस्ट कि क्यूरियोसिटी एंड सेल्फ लर्निंग, जो कि आई फील लाइक कि अब ये इंटरनेट जनरेशन में तो ऑलरेडी इन्फ्यूज्ड है, तो पर अब बात ये है कि नाउ देयर इज टू मच ऑफ इट, सो यू डोंट नो कि क्रेडिबल सोर्सेज क्या हैं। तो उस मामले में मैं तो ये सोचता हूँ कि कोई तुम्हें प्रूवन लेजेंड किस्म का बंदा दिखे, बस उसको फॉलो करो, बाकी किसी को मत करो। डोंट फॉलो 24 साल का डूड जिसके 1 लाख सब्सक्राइबर हैं। डोंट डू दैट। मतलब आई डोंट नो, मे बी अगर तुमको वैसी टाइप की चीज़ करनी है तो कर लो, बट अगर तुम्हें ऐसी आर्ट बनानी है जो लंबे टाइम जिएगी, तो लुक एट आर्टिस्ट जिनकी आर्ट लंबे टाइम जीती है और उनको फॉलो करने की कोशिश करो। कॉमेडी में तेरे को कौन से आर्टिस्ट पसंद है? कॉमेडी में मतलब अगर अंग्रेज़ों की बात करूं तो लुई सीके इज लाइक एकदम फुल ऑन गॉड, ये तो गॉड हैं, ये बेस्ट आर्टिस्ट एवर हैं। हाँ, फिर नॉर्म मैकडोनाल्ड बहुत पसंद है, हालांकि वो काफ़ी ज़्यादा अक्वायर्ड टेस्ट है, और हैनिबल बरेस इतना ज़्यादा फेमस नहीं है, मतलब इंडिया में नहीं है, वहाँ तो बहुत फेमस है। ये मेरे को अंग्रेज़ों में बहुत अच्छे लगते हैं। उसके अलावा इंडियन लोगों में दिल्ली वाले ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं मेरे को। सुमित आनंद, अभिषेक उपमन्यु, रवि गुप्ता, प्रत्युष चौबे, जो मतलब थोड़े देसी में पन में भी रूटेड हैं, यट दे आर लाइक क्या कहते हैं, पर्सपेक्टिव मच्योर है। और उसके अलावा नवीन रिचर्ड भी मस्त लगता है बहुत। वो अपने गूफी जोन में, हाँ, एक पर्टिकुलर जोन है उसका। हाँ, अपन बंसल में थे। हाँ, बंसल क्लासेस थी जो लाइक एलन का आईआईटी प्रिपरेशन, उस टाइम का प्रीमियर आईआईटी प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट। बंसल के लौंडे थे। एंड हाउ ओल्ड इज दिस? हम 2011, हाँ 2011 बंसल में थे। और फिर उसके बाद तू गया बिट्स पिलानी। हाँ, वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस था पिलानी के, जो टिपिकल अच्छा कॉलेज है इंजीनियरिंग का? वहाँ पे ये होता है कि लाइक मेरा ऐसा मानना था कि ना तुम बढ़िया कॉलेज पहुँच जाओगे और बस फिर हो गया, मज़े हैं। लेकिन वहाँ एक्चुअली जो लोग आते हैं वो होते हैं ऐसे फुल ऑन ड्रिवन वाले, कि यहाँ पहुँचे हैं, अब यहाँ फोड़ना है, फिर इसके बाद जॉब लगेगी, फिर वहाँ फोड़ना है। हम लाइक भाई पहुँच तो गए। हाँ, एंड देन यू रियलाइज कि इनको ये नहीं था कि कॉलेज में पहुँचना है, इनको था कि वो कुछ करते जाना है। और वो मेरे लाइफ में फिगर्ड आउट नहीं था। मेरे को वो करते जाना खाली राइटिंग के साथ फील होता था, बचपन से ही था। तो मैं तो यहाँ पे भी फुल कॉलेज में भी पहले इनिशियली तो बहुत पढ़ाई नेगलेक्ट करके ही बैठा था, क्योंकि मतलब मेरा तो ऐसा था। नेगलेक्ट करके करता क्या था? मैं रैप लिखता रहता था। पहले दिन ही मतलब मैं गया कॉलेज और फिर
मेरे को सीनियर ने पूछा कि हाँ तुम्हारी ब्रांच क्या है, मैंने बोला इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो बोले तुम्हारा तो लाखों का पैकेज लग जाएगा, मैंने कहा लग जाएगा, बोला हाँ लग जाएगा, तो मैंने कहा फिर क्यों पढ़ें तो मैं पहले तो बहुत टाइम पढ़ा ही नहीं, ऐसे लेक्चर चल रहा है मैं बैठ के अपनी कॉपी में रैप लिख रहा हूँ पहले 2 साल तो मैंने यही किया, उसके बाद थोड़ी पढ़ाई की, और वो 2 साल में आई फेल्ट लाइक वेरी मच लाइक एन आउटसाइडर, क्योंकि बाकी सारी जनता ऐसी थी जो बहुत डीपली पढ़ाई में लगी पड़ी थी, तो थोड़ा आउटसाइडर वाला फीलिंग आता था. आई फील लाइक अब मे बी वो थोड़ा सा कम हुआ होगा, क्योंकि अब थोड़ा ये एक्सप्लोर योर सेल्फ वाला चीज़ जो है थोड़ा इंडिया में बढ़ रहा है. प्लस आई डोंट थिंक सब कॉलेजेस में उतना ज़्यादा फैनाटिकली एकदम ये करियर होता है और इस पे आगे चलने वाला चीज़, वो उन जगहों पे थोड़ा ज़्यादा होगा, IIT में, बिट्स में. ये आई डोंट थिंक कि सारे कॉलेजेस में इतना ज़्यादा होता भी होगा, क्योंकि जो लोग विनिंग को धंधा बना दिया, हाँ यहाँ पे सिर्फ विनर निकलते हैं, हाँ जीतना है तो ये करो. जो कुछ एक्सपेरिमेंट वाली चीज़ कर रहे हैं वो ऑलरेडी उसकी प्राइस दे के, उस एक्सपेरिमेंटेशन की उन्होंने प्राइस दी, एंड दे कुडंट गेट इनटू IIT एंड बिट्स और NITs और व्हाटएवर. तो वो फिर दूसरे कॉलेजेस में इसलिए थोड़ा ज़्यादा लोग अपनी चीज़ें भी करते होंगे आई सपोज, लेकिन ऐसा नहीं है. मतलब तुम में ड्राइव है, तुम स्मार्ट हो, तो जो तुमको करना है तुम कर लोगे कहीं से भी. जो आई थिंक बहुत सारे क्रिएटिव बच्चे तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके फंस जाते हैं. हाँ आजकल तो लोग ड्रॉप आउट भी हो रहे हैं. हमारे टाइम पे ड्रॉप आउट नहीं होते थे. Like the idea of dropping out. Exactly, हम तो कभी नहीं इमेजिन कर सकते थे ड्रॉप आउट जैसी चीज. कोई बात नहीं, 4 साल गांड बना के कर लेंगे. हाँ ये तो डिफरेंट लाइफ ही है जो अब के बच्चे are living a different life. This is a different culture than what we knew. But I'm pretty sure कि अभी भी एक बहुत बड़ा चंक तो उसी पुराने वाले लाइफस्टाइल में है. वो डर जो है वो अभी तक अपन में है. हाँ बिल्कुल है. और हमसे भी कोई पूछेगा तो हम वही पास ऑन करेंगे जो हमें पता है. हाँ कि देख भाई दोनों देख ले. या फाइनेंसेस तो फिगर आउट करो मैन, वो सब चीज which is wise also. अगर तुम कर सकते हो मैनेज दोनों तो बढ़िया है. तुम लोगों का जो जनरेशन है इट्स मोर लाइक, जैसे हम लोगों के मम्मी पापा भी बोलते हैं ना, उस जमाने में तो हम ऐसे क्या ऐसे बाल्टियां उठा के ले जाते थे पानी के लिए, और तुमसे देखो तुमसे चला भी नहीं जाता, शिट लाइक दैट राइट. नहीं बट अभी ये सीन हुआ है ना कि बिकॉज ऑफ इंटरनेट जो 22 से 28 का गैप है ना, वो ऐसा गैप है कि लाइक हमारे अगर रेफरेंस पॉइंट में देखें तो 48 का जो गैप है 30 ईयर ओल्ड या 28 ईयर ओल्ड से. क्योंकि इतना ड्रास्टिकली ह्यूमन बिहेवियर चेंज हो गया है. एग्जैक्टली. तो वो सेम पैटर्न्स ही फॉलो नहीं कर रहा ना. अभी तेरा राइटिंग प्रोसेस क्या है एज एन आर्टिस्ट? अगर अभी कोई जी रहा है हु इज लाइक वर्किंग इन मल्टीपल फील्ड्स बट मोस्टली राइटिंग क्रिएटिव स्पेसेस में है, तेरा दिनचर्या क्या रहता है? लाइक दिनचर्या प्रोजेक्ट बेसिस पे या क्या चल रहा है? इज वेरी फ्री स्टाइल दिस दिनचर्या. मतलब ऐसा होता है कि किसी दिन आई एम फीलिंग लाइक कि आज तो कुछ गाना बनाने का मूड हो रहा है, तो बीट्स बजाई रैंडम और देखा कि किसी पे कुछ बन रहा है क्या, वैसा. फिर इनफ रफ स्क्रैचेस इकट्ठे हो गए तो चलो अब इसको जब कोई रिलीज़ करना है तो उस पे लग के काम, नहीं तो फ्री फ्लोटिंग. आज गाने बनाने का मूड है, आज बैठ के बस कोई चीज़ पे ऐसे लिखते हैं, एक्सप्लोरेशन ऐसा. मोस्टली लाइक मेजरली तो 2 ही चीज़ें कर रहा हूँ कि गाने बनाना या कॉमेडी. और कॉमेडी का प्रोसेस मेरा ऐसा है कि कोई आइडिया रैंडमली चलते फिरते आ जाता है और वहीं उस पर 5-10 मिनट 15 मिनट सोच लिया और फिर जाके उन थॉट्स को स्टेज पे बोल दिया. इतना ज़्यादा पेपर पे लिखना नहीं होता कॉमेडी में. पर इन कोई भी रैंडम मोमेंट में मैं सोचने बैठ जाऊँगा. कुछ ऑब्जर्व कर लिया, अब इस पे कुछ सोच रहे हैं थोड़ी देर, और बस उस पे स्टेज पे जाके बात कर दी. और एक बार तुम स्टेज पे बात करते हो उसके बाद यू रिफ्लेक्ट ऑन इट एंड देन वापस से वो थिंकिंग का साइकिल रिपीट. थिंक करोगे उस फीडबैक के साथ, गो परफॉर्म अगेन, फिर जो फीडबैक आया उससे थिंक करो. तो कॉमेडी का ये है, कॉमेडी का फुली रैंडम है. जब भी कोई फ़नी आइडिया आ जाए दिमाग में. सॉन्ग्स का मैं थोड़ा ऐसे कॉन्शियसली करता हूँ कि आज एक गाना बनाते हैं तो चलो
म्यूज़िक सुनेंगे, लिखने बैठ जाएंगे, या फिर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें ये दिख रहा है कि अच्छा हाँ ये 3 तरह के गाने हो गए हैं, एक ये चौथा और चाहिए, तो ऐसे की तलाश में निकलते हैं फिर। तो उसी टाइप का या तो तुम बीट सुनोगे या फिर किसी से बात करोगे कि ऐसा बना, टॉक टू देम एंड यू नो वर्क विद देम टू मेक अ सॉन्ग। तो काफ़ी फ्री फ्लोटिंग सा ही जी रहा हूँ फिलहाल। तो इंडिया में लेट 20s में फ्री फ्लोटिंग से जीना कैसा चल रहा है? It's not the smoothest experience ever, but मेरा ऐसे like पैथोलॉजिकली डिटैच्ड होना टाइप का चीज़ हेल्प्स, कि मेरे को परवाह नहीं करना आता है। और मैं शायद बिल्कुल ही नहीं करता अगर मेरे पे थोड़ा सा प्रेशर नहीं डाला जाता कि यू नो गिव सम डायरेक्शन। वरना मेरा तो ऐसा है कि मैं तो मस्ती करता रहूँगा, मैं सोचूंगा ही नहीं। तो बट यू नो एक पॉइंट के बाद तुम थोड़ा रियलाइज करते हो कि नहीं, सिर्फ इट्स द लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट माई सेल्फ, मेरे को थोड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं मैन, गॉटा टेक केयर ऑफ दैट शिट यू नो। तो ठीक है, हाँ थोड़ा रेस्पॉन्सिबल वाला जोन में अभी जाने का सोचना है। सो नाउ आई एक्चुअली वांट टू फिगर आउट मेरा फिनेंसेस आगे तक के लिए। अब उस पर सोचूंगा आफ्टर द पॉडकास्ट। हाँ अभी घर जाके पैसा कैसे कमाएं गूगल करूंगा। ये हार्डकोर आर्टिस्ट की लाइफ तो ये सब तो छोड़ो, बट ये हार्डकोर प्रोसेस ओरिएंटेड मॉडल पे तो चल रहा है। तूने एक्चुअली अपनी क्राफ्ट में वक्त लगाया, जो मोस्टली लोग चुरा लेते हैं वो वक्त। मैंने खुद लाइक चुरा लिया है बहुत सारा उसका वक्त, क्योंकि आपने लाइक इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ जोक या राइटिंग अ सॉन्ग, तुम बाकी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो। हाँ. और तुम एक्चुअली एग्जीक्यूशन उसके बारे में, हार्डकोर वर्क के बारे में उतना नहीं सोचते हो। हाँ. बट इवेंचुअली इट पेज ऑफ। हाँ. लाइक अगर तुम्हारे पास इतना पेशेंस है, हाँ. तो वो कंपाउंड होके अब एक ऐसे स्टेट पे कि अब तुम्हें आर्ट बनाना आता है ऑन अ रेगुलर बेसिस। अब तेरे लिए सेकंड फेज चालू हो रहा है, वेयर how do you actually go out and market this? The traction वाला चीज़। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेस है कि तेरा प्रोडक्ट पार्ट सॉर्टेड है। अगर मैं स्टार्टअप जिंगो की बात करूँ, हाँ अब सोचना है कि प्रोडक्ट को बेचना कैसे है। So this is a start apparently। हमारे श्रोताओं, हमारे फौजी भाइयों के लिए अगर हम सेकंड एल्बम से कुछ गाने चला दें जी ज़रूर, तो मज़ा आ जाएगा। बट उसके लिए एक सेकंड हमें स्पीकर कनेक्ट करना पड़ेगा। हाँ। जो भी हो रहा है गलत है, पलट के भी देखा ना तुमने, और हम अलग ही लटके पड़े हैं, गटके पड़े हैं हम तो प्याले आशिक मिजाजी के बचपन से। अरे वक्त हो चुका है काफी, मेरी आखिरी तबाही हुए, सांस ले रहे जीते जा रहे, धंधा ठीक है सफलता भी है। Hopefully. I have really high hopes with this one. It's so fucking good. This is the opening track. फिर उसके बाद लाइक पार्ट 1 के यही 3 गाने हैं जो अभी चला है। वो फिर एक कुड़ी जी का नाम जो अभी अर्पित बाला वाला था, और ये तीसरा। इस मेरे को बहुत ही मेरे को बेसिकली जानना है कि इसके गाने का नाम बाबू राव क्यों है। बिकॉज ऑफ दैट थिंग कि वो एकदम सिंपल आदमी है जो बोलता है मेरे को बस अपनी खोली पता है और कुछ नहीं जानता मैं। आई हैव सॉर्टेड नथिंग एल्स आउट इन लाइफ, जस्ट मेरा एक कंफर्ट जोन जानता हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ अभी, बस खत्म बात। हाँ, बाबू राव के पास बहुत पैसा भी आ जाता है, सब कुछ आता है, वो वहीं रहता है, वो रहेगा अपने जोन में। हाँ, वो अपने जोन में बस। काफी शॉर्ट बंदा है। आई थिंक हेरा फेरी 1 में वो लाइन नहीं होती जहाँ पे बाबू राव बोलता है कि मेरे को जब पैसा आ जाएगा तो ऊपर वाली टंकी में तो मेरे दारू भर देना और मैं उसी में से निकाल के पी लूंगा। बहुत सॉर्टेड आदमी है बाबू राव। एल्बम का डेट क्या था? शायद 11 अक्टूबर।
नहीं वो उसका बर्थडे है। फक मुझे क्या याद है। प्यार और गुस्सा पार्ट 1 आने वाला है। कैसा था तेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे? दिस वाज फर्स्ट टाइम हमारा पॉडकास्टिंग। बहुत ही मजा आया। आई थिंक मैं अपने थेरेपिस्ट को छोड़ के यहीं आने वाला हूँ बार-बार। हमने भी इसीलिए स्टार्ट करा क्योंकि हमारे पास थेरेपी का पैसा नहीं है। सारा हमने माइक में लगा दिया तो खत्म हो गया। सब यही करेंगे, एक दूसरे को पूरा सुना दो अपना एवरीथिंग। कूल मिस्टर क्राइमन। ऑलराइट मैन, दिस काफी फन था, बहुत मजा आया। इसको भी हाथ ताली मार दो। ऑलराइट हम भी ताली मार लेते हैं फॉर सम रीजन। कूल बंद करते हैं इसे। ऑलराइट हमारे ऑलराइट बाय बाय। गोद में जगा दे सिरहाने